and I was sent messages telling me that I was probably lying and everybody had no issue with the internet. और मैम हमारे ग्रुप में डिस्कशन हो चुकी है, everybody wants to take the class today. So I'll be teaching all the students who are online at the moment. दो कि मैं उनके साथ ज्यादती करूंगी जो मुझे कह चुके थे कि उनके इंटरनेट का इशू है, और फिर कुछ गिने चुने बच्चों की जिद के ऊपर I had to arrange the class today. And don't worry, I'll read those messages in the class too, so that you know how well you guys behave with the teachers. Not all of you, but there are a few pieces in the class. So I am not sure. I've just asked the coordinator the total number of students kitna hai. There are 50 students in the class. They were supposed to be in the class, and there are 18 at most online right now. They'll probably go up to 25 if it may. तो जो बाकी बच्चे रह जाएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे नहीं है. ग्रुप पे मैसेज मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ कि आज एक भी बच्चा क्लास मिस करेगा तो वो अगली क्लास में रीशेड्यूल नहीं होगा for this particular class. And I'm sorry, I never get this personal, but the messages that I got, they offended me so much so कि मैं literally I just got out of bed because I was going to bed कि सुबह ऑफिस जाना है और बच्चे कह रहे हैं आज क्लास ना ले, तो कल और परसों लास्ट क्लास कर लेते हैं. लेकिन now that we are going to have our essay class today, we'll have our last class tomorrow. I'll bid you a farewell tomorrow. और उसके बाद literally I have a very good bond with my students till the end. ये नहीं कि आपने पेपर दे दिए तो फिर खत्म हो जाता है. After the papers, after allocation, no matter where they are, we talk and we have a good chat. But probably your batch is going to be the only batch शायद जिसके बच्चों के साथ मैं किसी किस्म का कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहूंगी. Let me read the messages out. I will not name any names. I will not share the phone number, but the guy who has sent it or the girl who has sent it, the person would know. सलाम मैम, कोई एक भी स्टूडेंट का इशू नहीं है इंटरनेट का. मार्च बैच है हम, जुलाई 1 कंप्लीट ही नहीं हो रहा कोर्स. आई बिलीव वांटेड टू से कि जुलाई आ गया और कंप्लीट ही नहीं हो रहा. पूरा रमजान 3 लेक्चर्स हुए हैं. काइंडली थोड़ा जल्दी करवा लें. अब हमें किसी और कोर्स में भी एनरोल होना है. इंग्लिश ही तो नहीं करते रहना ना 5 मंथ्स. फिर आई रिस्पेक्टफुली रिप्लाइड कि जी आपको तो टिल आपका कल और परसों में कोर्स खत्म है और इंग्लिश आपको एंड तक करनी पड़ेगी, यू लाइक इट और नॉट. इंग्लिश का कोर्स आपका सिलेबस टिल एंड जाना चाहिए. मैम एनरोलमेंट तो करवाना है ना दूसरे कोर्सेज में. ये ओवर होगा तो 4 मंथ्स तक तो देखेंगे कुछ. Our essay and translation is remaining. Everyone in our batch is so fed up. With due respect and apologies, बच्चे आप लोग अगर सर्विस में आने का सोच रहे हैं और इस किस्म का मैसेज आप किसी एक सीनियर को भेजते हैं या किसी बड़े बंदे को भेजते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आप सर्विस में नहीं चल सकेंगे. ऐसे बिहेवियर के साथ आप सर्विस में नहीं चल सकेंगे. तो ये जो भी बच्चा भेजने वाला था, if you're planning to take CSS, I would recommend you to opt out of. मुझे नहीं पता कि ये मैसेज बुरा था या टाइमिंग बुरी थी when I read it. You're never in somebody else's shoes. मेरा 1 मंथ से ऊपर दूसरे महीने पे कभी बैच नहीं गया, लेकिन इससे पहले मैं कभी फैमिली वे में नहीं थी. इससे पहले I know it's not your fault क्योंकि आप लोग प्रॉपरली आप एनरोल हुए हैं, यू वांटेड टू टेक अ क्लास, लेकिन ऐसी कमिटमेंट मैंने कभी नहीं की कि मैं आपका कोर्स 1 महीने में खत्म करा दूं. इससे पहले मेरी कभी फैमिली वे में होने के इश्यूज नहीं हुए. इससे पहले मैं कभी बेड रेस्ट पे नहीं हुई. इससे पहले मैं कभी ऑफिस से छुट्टी 2 महीने लेके मुझे डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप बेड से पाँव भी नीचे नहीं रखेंगे. तो आई हैड माई ओन इश्यूज. आई हैव बीन गोइंग थ्रू माई ओन थिंग्स. खैर, all that apart, let's start our essay class. I'm about to share my screen. और जितने बच्चे अभी क्लास में नहीं आएंगे, आप लोग जो लोग अवेलेबल हैं, प्लीज टीच देम क्योंकि the onus of burden is going to lie on you. ठीक है जी? Because everybody texted you कि हमारा इंटरनेट
चल रहा है, राइट जी। आई हैव disabled the chat. Once I complete the essay, I'm going to enable it again so that you can ask any questions if you have. ठीक है जी। उससे पहले, because I do not want any disruption in the lecture, I would not be allowing you to chat here at this moment. Right जी। हमारे 11 सब्जेक्ट्स हैं ऐसे को छोड़ के, तो आप अपना ऐसे जो है प्रिपरेशन के तौर पे तब स्टार्ट करें जब आप बाकी 11 सब्जेक्ट्स तैयार कर चुके हों। लोग, क्योंकि पेपर पहला होता है तो लोग प्रिपरेशन के हिसाब से भी ऐसे की तैयारी शुरू में स्टार्ट करते हैं। इट शुड नॉट बी द केस, इसलिए क्योंकि आपके पास डेटा जमा होगा 11 बाकी सब्जेक्ट्स का, तो आप लिखने के काबिल होंगे। हम लोगों ने जब तैयारी स्टार्ट की थी, आई वाज टोल्ड के डेमोक्रेसी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखें, एंड आई वाज टोटली अनेबल टू राइट वन गुड पैराग्राफ ऑन डेमोक्रेसी, और इसकी वजह से मैं बड़ी डिप्रेस हुई कि आई एम अनेबल टू राइट इट। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने घर आके आई गेव अप कि CSS की तैयारी जो है वो मुझसे अब नहीं हो पा रही। तो माय सिस्टर टोल्ड मी टू राइट ऑन फेमिनिज्म, व्हिच आई कुड। ठीक है जी। अच्छा, नाउ again the messages are pouring in कि ma'am you have started the lecture and we are not available, please I have told you already, sorry that the chat is blocked right now। और वो जो नंबर मेरे पास है, जिस नंबर ने मुझे मैसेजेस किए थे, बेटा जी you are going to go online, you are going to hold a meeting of Zoom and it is a moral responsibility on your shoulders। You were a girl or a boy, I did not see your name because the coordinator just sent me the screenshots। आप उन बच्चों की क्लास लेंगे जो 20 बच्चे आज क्लास में एब्सेंट है, 20 है 25 हैं जितने भी, ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू आंसर देयर क्वेश्चंस टू, बिकॉज द क्लास हैज बीन अरेंज्ड बिकॉज ऑफ योर मैसेजेस। आई वुड नॉट हैव डन इट। एंड हियर आर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव द गुड इंटरनेट। आपको जो पूरी क्लास ने कहा है कि हमारा इंटरनेट चल रहा है, ये 29 बच्चे हैं और 50 आपकी क्लास की पॉपुलेशन है। सो यू कंसिडर हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन टू बी द फुल वन। आपको लग रहा है 25 बच्चों का इंटरनेट चल रहा है, तो 30 बाकी जो है वो मैं एज्यूम कर लूं कि बाकी 30 का ठीक होगा। और दुख मुझे ये हो रहा है कि जिन बच्चों ने इन्फॉर्म किया कि इंटरनेट खराब है, दे आर अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट इन द क्लास राइट नाउ। ओके जी। उर्दू की शीट्स बाजार में एक शीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसकी 30 से 31 लाइंस होती हैं। आपकी ऐसे की शीट की लेंथ वो होगी। ऐसे की शीट के अंदर 31 लाइनें होती हैं और आप अपने हैंड राइटिंग के हिसाब से अपनी लेंथ चेक करेंगे, और बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम यू हैव टू राइट वन फुल ऐसे बिफोर यू टेक द एग्जाम, ताकि आपको पता चले कि आपके 2500 से लेके 3000 वर्ड्स कितनी शीट्स पे पूरे आते हैं। और ये हर एक को अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने इतने सफरों तक जाना है। ठीक है जी। और ये जो आपके 2500 से 3000 वर्ड्स हैं, ये आउटलाइन के अलावा है। ये सिर्फ आपका एसे का डेटा है, जो कि आप कहानी लिख रहे होते हैं एसे की, ये सिर्फ वो पार्ट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, मेरे हैंड राइटिंग के मुताबिक there were 16 pages and these 16 of course included the outline as well। ठीक है। अच्छा जी, 16 पेजेस का मतलब है कि पहले 2 सफे, और 16 मींस 8 पेजेस जिनकी दोनों साइडें मैंने काउंट की हैं। 8 पेजेस विद बोथ साइड्स। ठीक है जी। अब आपने एक आपका सिंपल फॉर्मेट है जो कि ऐसे का होता है नॉर्मली, वो है कि आपका पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होगा, दूसरा पैराग्राफ बॉडी होगा, तीसरा पैराग्राफ नहीं मतलब दूसरा पार्ट अप टू एंड ऑफ द ऐसे बॉडी होगा। थर्ड पे आपकी आता है रेकमेंडेशंस। दिस इज गोइंग टू बी इन द पैराग्राफ फॉर्म। इसको कभी भी नंबरिंग में नहीं लिखना,
एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन, जब आप अपना ऐसे कंक्लूड करते हैं। अब बात यह है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमने ऐसे का टॉपिक चूज कैसे करना है। ऐसे का टॉपिक चूज करने में टीचर्स बड़ी साइंस बताते हैं, ये देखना है ये देखना है। आपने कुछ नहीं देखना सिवाय इसके कि आपको कौन सा टॉपिक समझ आ रहा है। लिटरली अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको सिर्फ एक ही टॉपिक आता होगा, और अगर आप थोड़े से लेस लकी हैं तो आपको 2 टॉपिक्स आते हो। और 2 टॉपिक्स में अक्सर औकात ये प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट्स ऑफन चूज दैट टॉपिक जो आपका माइंड आपको फूल कर रहा होता है कि ये टॉपिक मुझे आता है, जबकि वो टॉपिक नहीं आता होता। तो इस कंडीशन में ये होता है कि आप वो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसको रीड करते हैं, आपको लगता है मुझे आता है, आप ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। एंड वंस यू आर इन द मिडल ऑफ दैट ऐसे चौथे 5वें सफे तक पहुंचते हैं और आपका जो डेटा है यू रन आउट ऑफ इट, और उसके साथ ही आपका इशू आ जाता है, और इसके साथ ही आपका ऐसे बीच में खत्म हो जाता है। एंड देन यू कट ऑल ऑफ इट, फिर से रीस्टार्ट करते हैं, विच इज अ वेरी 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 सीरियस इशू। अब ना आपके पास टाइम रहा और अब ना आपके पास इंप्रेशन अच्छा रहा। चेकर कहेगा कि दरमियान में पहुंच के इसको ऐसे खत्म हुआ, इसने दूसरा अटेम्प्ट किया, और उसके बाद आपका टाइम भी गया, क्योंकि आप 16 सफे मतलब 2500 वर्ड्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इन द रिमेनिंग टाइम। Hence what we do is we fold the page. आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको इस तरह फोल्ड करना है कि आपके सामने सिर्फ एक ही ऐसे का नाम विजिबल हो। उसको गौर से पढ़ें, क्योंकि हम सारा इकट्ठा गॉबल करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मुझे आता है और कौन सा नहीं आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने क्वेश्चन पेपर को स्लाइड करते जाएं, फिर सेकंड टॉपिक देखें, फिर थर्ड देखें, फिर फोर्थ देखें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको उसमें से 2 आते हैं, 3 आते हैं, 1 आता है, देखते 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 नीचे एंड तक आप जाएंगे और अपने आने जो आ रहे हैं उनके ऊपर टिक लगाएंगे। अगर एक ही आता है तो बेहतरीन हो, अगर 2 आते हैं फॉर इंस्टेंस, अब आपने प्लीज ये प्रैक्टिस जरूर करनी है कि आप अपना बैक साइड पे क्वेश्चन पेपर की या आंसर शीट की बैक साइड जहां मर्जी एक लाइन लगाएं और अपने पॉइंट्स को बुलेट फॉर्म में एक एक 1 वर्ड ओनली, पूरी फ्रेजेस लिखने की जरूरत नहीं, बुलेट्स में आप लिखना स्टार्ट कर दें। मेरे टाइम पे 2017 में फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, और एक एजुकेशन का इशू, एक एजुकेशन वाला टॉपिक था जिसपे मुझे आइडिया था कि मैं ये अटेम्प्ट कर सकती हूँ, वो क्लासरूम्स वाला ऐसे था। तो इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन हुई कि विच वन शुड आई अटेम्प्ट। तो मैंने क्या किया था कि मैंने बैक साइड मोड़ी इसी तरह क्वेश्चन पेपर की, और लिटरली मुझे लग रहा था दो फेमिनिज्म हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट टॉपिक, तो मैंने कहा मे बी एजुकेशन जो है इसके ऊपर मैं शायद लिख पाऊं। मैंने लिखना स्टार्ट किया कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ एजुकेट, मदरसा और दूसरे एजुकेशन। फिर मैंने गर्ल्स और बॉयज का भी कंपैरिजन लिख दिया कि गर्ल की एजुकेशन का और बॉय की एजुकेशन का आपस में स्टार्ट्स क्या है, डिफरेंस क्या है। लिटरली देन आई रैन आउट ऑफ पॉइंट्स। इसके बाद मैं बहुत भी जहन पे जोर लगा रही हूँ कि और क्या पॉइंट डाला जाए, तो मुझे नहीं आ रहा था। हैड आई स्टार्टेड माय एसे ऑफ एजुकेशन तो मैं बीच में आके रुक जाना था मैंने। सो फेमिनिज्म के पॉइंट्स जब मैंने लिखने स्टार्ट किए तो आई रोट एटलीस्ट 13 to 14 पॉइंट्स डाउन। जैसे ही मैंने 12-13 क्रॉस हुए मैंने कहा ठीक है डन, दिस वन इट इज एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस वन। तो ये जब भी आप 2 टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाएं, हर हाल में उसके पीछे जो है आपने आउटलाइन के बुलेट लिखने हैं। इस प्रैक्टिस के बगैर काइंडली अपना एसे चूज ना करें, बिकॉज स्टूडेंट्स एट टाइम्स एंड अप चूजिंग रॉन्ग एसेस। अच्छा, अब आपने जो टॉपिक अपना चूज किया है अपने आंसर शीट की बैक साइड पे उसके ऊपर रफ वर्क की एग्जांपल ऊपर हेडिंग दे देंगे, और आपने 14 से 15 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने होने चाहिए। ठीक है, देयर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग एन आउटलाइन कि आप उसके अंदर हेडिंग और सब हेडिंग भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर सीधी स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, और आप हेडिंग, सब हेडिंग और सीधी स्टेटमेंट्स मिक्स करके भी लिख सकते हैं। तो आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो मिक्स करके लिखते थे। कुछ मेरी सीधी स्टेटमेंट होती थी, कुछ पे मेरी हेडिंग के नीचे सब हेडिंग्स होती थी आउटलाइन में।
ठीक है, व्हेन आई से हेडिंग आई मीन द मेन पॉइंट, और उस मेन पॉइंट के नीचे कुछ बुलेट्स। ठीक हो गया। आपकी आउटलाइन हमेशा फ्रेजेस की फॉर्म में होनी चाहिए। इट शुड नेवर बी अ कंप्लीट सेंटेंस, नेवर एवर। ठीक हो गया। अब मैं आपको अपनी आउटलाइन बता रही हूं कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। आई एम गोइंग टू let me bring my copy first and I'll show you a few things. Give me a minute, please. अच्छा जी, ये आप सोचे कि आपका आंसर शीट है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर फ्रंट साइड। ठीक है, और आप फ्रंट पे ये देखोगे कि यहाँ पे ना आपके रोल नंबर यूं डाला होगा कि आप यहाँ पे अपना नेम लिखें, रोल नंबर लिखें, सिग्नेचर करें या नॉट। उसके बाद यहाँ पे सारे रूल्स दिए होंगे, और आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आओगे तो यहाँ पे एक कांटा लगाया होगा कि डू नॉट राइट एनीथिंग हियर। ठीक है, उसको आपने इग्नोर कर देना है। उसके बाद यहाँ नीचे एक एरो लगा होता है कि प्लीज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, ऐसे में। तो बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि ये 7-8 लाइनें होती है तो वो कहते हैं इसको पार्ट को छोड़ो, विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस पेज। नेवर डू दैट। दे हैव गिवन यू एन एरो एंड दे आर टेलिंग यू टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे का नाम लिख देंगे। फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू अगर मैंने चूज किया है तो आई एम गोइंग टू गिव द हेडिंग ऑफ दैट ऐसे हियर। उसके बाद मैं आउटलाइन की हेडिंग दूंगी। अब उस आउट जो मेरा ये आधा सफा है, ये पेज एंड दिस वन होल पेज, 1.5, मैं अपने ऐसे के लिए सिर्फ इतना आउटलाइन का पार्ट छोड़ती थी। माई आउटलाइन वॉज नॉट नेवर लेंथियर देन दिस, नेवर शॉर्टर देन दिस। अब उसके लिए रीजन क्या है, क्योंकि आउटलाइन अगर आप बहुत लंबी 5-6 पेजेस पे कुछ बच्चे इतनी लंबी लिख के ला रहे होते, यू आर किलिंग द पर्पस ऑफ द आउटलाइन। आउटलाइन इज सपोज टू बी द शॉर्ट प्रीसाइज फॉर्म ऑफ योर एसे, कि जी बुलेट फॉर्म में मेरा एसे ये है। ठीक है जी, और वो बुलेट फॉर्म में आपने ये हाफ और ये 1 पेज छोड़ दिया, 1.5 हो गया। अब आप इससे अगले पेज पे जाते हैं, उस पे देते हैं ESSAY एसे की हेडिंग और कॉलन लगा दिया। ठीक है, अब मेरा यहां से ऐसे स्टार्ट होगा जो मेरी नॉर्मल कहानी जो मैं लिखने वाली, और पहले पैराग्राफ का नाम हमेशा क्या होता है, इंट्रोडक्शन। और पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगी कि हम बचपन से इंट्रोज बड़े रैंडम लिखने के आदी। इंट्रो रैंडम नहीं होगा, इट इज नॉट सपोज टू बी रैंडम। वो 4 चीजों से मिलके बनेगा, और वो मैं अभी पढ़ाऊंगी कि वो 4 चीजें क्या है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हाफ और ये 1 मैं खाली छोड़ दूंगी। I will directly go to the third page. This is page number 1. This is page number 2. This is page number 3. I'll directly go to the third page and I will start writing my essay. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ रफ में आउटलाइन बना ली है, और मैं आउटलाइन रफ से देख के यहाँ पे ऐसे लिखना स्टार्ट कर दूंगी। And once I am done, once I complete my essay, at the end I'm going to come back and write my outline on the neat side. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मेरी जो रफ साइड पे आउटलाइन बनी है, जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको 15-20 पॉइंट्स ऐसे के दौरान याद आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप ऐसे लिखते हुए बंदे को आता है, ये भी चीज है, ये भी चीज है। और याद रहे कि आउटलाइन का सीक्वेंस और ऐसे का सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने आउटलाइन अपनी नीट साइड पे लिख ली है, अब आपको कोई पॉइंट याद आया, आप कह रहे हैं मैं कंक्लूजन के बाद नीचे लिख देता हूँ, या ये पॉइंट आपने चौथे पैराग्राफ में लिखा है लेकिन आप अपने आउटलाइन में आखिरी लिख दें। ऐसा नहीं हो सकता। आउटलाइन का सीक्वेंस और ऐसे का सीक्वेंस एक जैसा होना चाहिए। तो वो एक जैसा सीक्वेंस करने के लिए
आपको रफ में आउटलाइन जो आपने बनाई है उसमें जितने दिल है चेंजेस करें, उसमें जितने दिल है आप पॉइंट्स ऐड करें, जितना मर्जी है पॉइंट्स को काटें, और वंस योर आउटलाइन इज रेडी, इस सीक्वेंस के मुताबिक आप ऐसे लिख रहे होंगे, बीच में जो पॉइंट याद आ रहा होगा रफ में ऐड कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे, और एंड में हम ये रफ वाली को देख के नीट साइड पे लिख लेंगे, तो हमारा सीक्वेंस और हमारा ऐसे जो है वो मैच हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके, ये मैंने बना के रखा था पूरा फॉर्मेट, सॉरी, ये ऐसे आपका दिया जाएगा रोल नंबर, यहाँ पे आपके रूल्स होंगे, अगले सफे पे आप जाएंगे, ये काटा लगा होगा, यहाँ से लिखा होगा स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, आप हेडिंग देंगे, आउटलाइन लिखेंगे, 1.5 पेज को खाली छोड़ देंगे, अगले सफे पे जाके आप ऐसे की हेडिंग देंगे, और इसके बाद जो है आप अपना ऐसे लिखना शुरू करेंगे। इंट्रो का पैरा आपके पहले सफे पे आएगा, और अब आते हैं हम लास्ट पेज के ऊपर जो सबसे बैक पे था। बैक पे आउटलाइन लिखते हुए आपकी 4 चीजें जो है ना वो एज इट इज रहती हैं, और वो ये है कि सबसे टॉप पे आपने नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन देना, सेकंड पे आपने देना है एसेंस ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, एसेंस ऑफ टर्म्स ये होती है कि मेरे ऐसे की स्टेटमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे लग रही है, जो मुझे लगता है कि आई शुड एक्सप्लेन, ये एकेडमीज में कंडेम किया जाता है, बट सर रजा टोल्ड मी दिस, तो आई फॉलो हिज फॉर्मेट एग्जैक्टली। ये जो मैं आज फॉर्मेट पढ़ा रही हूँ ये मेरा नहीं है, सर रजा तनवीर जो पीएसपी के 43rd कॉमन, ही वाज माय एसे टीचर, उन्होंने ये फॉर्मेट सिखाया था, एंड इट वर्क फॉर 2 गुड years फॉर मी। ठीक है जी, नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे एसेंस ऑफ टर्म्स, ये हर ऐसे में होगा मेरा, फिर मैं ये सारी स्पेस छोड़ दूंगी, लास्ट में लिखूंगी कंक्लूजन, और सेकंड लास्ट पे लिखूंगी रेकमेंडेशंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? पहली 2 चीजें इंट्रोडक्शन, एसेंस ऑफ टर्म्स, सेकंड लास्ट और लास्ट रेकमेंडेशंस, कंक्लूजन, ये 4 चीजें हर ऐसे की टॉप 2 और लास्ट 2 होंगी। अब ये दरमियान में जितनी स्पेस है, I have all this space to write as many points as I like. अब आप लोगों का चैट मैं खोलने वाली हूं, और आप लोग मुझे, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, इसका मतलब कि फेमिनिज्म जो है वो थर्ड वर्ल्ड का इशू नहीं है, इट्स नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, ये तकरीबन फर्स्ट वर्ल्ड का, अमीर मुल्कों का, इनका इशू है। तो आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड में औरतें क्या क्या इश्यूज फेस कर रही हैं। जी बताएं, फर्स्ट वर्ल्ड के लेडीज को क्या क्या इश्यूज जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। पे गैप, डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस, बिल्कुल, साइकोलॉजिकल इश्यूज, ब्रोकन होम्स, राइट टू वोट बड़ा लेट दिया गया। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी हमारी खैर ईस्ट में ज्यादा है, थर्ड वर्ल्ड में ज्यादा है, वहां कम है। लेस पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, एक्सीलेंट डिवोर्स रेट्स आर हाई, ब्रोकन फैमिलीज हैं, ड्रग एडिक्शन है, एजुकेशन, हाँ स्कूल से ड्रॉप आउट इशू बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस तरह के कुछ पॉइंट्स अपने पास लिखे हैं, लैक ऑफ डिग्निटी, एग्जैक्टली, और ये मैंने पॉइंट अपना किसी एग्जांपल के साथ मेंशन किया था जो मैं अभी आपको बताऊंगी। Sumbal, I'm sorry that you had to join the class from your brother's phone for some reason, but I had to take the class today. Apologies. Maternal health issues, health के फिर भी कम है क्योंकि we have more, third world has more health issues than the first world. तो first world में थोड़े से जो है ना maternal health better है as compared to the third. तो हम ऐसी चीजें लिखेंगे जो सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड के इश्यूज हैं। मैंने लिखी हरासमेंट है, ब्रोकन फैमिलीज हैं, साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, ठीक है, रेप्स हैं, वेजेस जो हैं एज कंपेयर टू मेन दे आर लो, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है, हैशटैग मी टू की जो पूरी ड्राइव थी इट स्टार्टेड इन द वेस्ट, इसका मतलब है कि वहां पे औरतों की एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थी।
ठीक है, डिवोर्स रेट्स आर हाई। उसके बाद है पेट्रियार्की जो है वो हर जगह नजर आती है, इवन इन देयर प्रेसिडेंटशिप, जो कि उनका ट्रंप वर्सेस हिलरी, हमारे जमाने में 2017 में वो इलेक्शन चल रहा था, तो ट्रंप एक इंतहाई बुरा बंदा समझा जाता था, मतलब जिसकी जो बातचीत भी जिसकी ठीक नहीं थी, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता था। और हिलरी जिसका हस्बैंड प्रेसिडेंट रह चुका है, जो खुद स्टेट की सेक्रेटरी रह चुकी है, औरत को बनाना उनके लिए ओके नहीं था, स्लेव्स को प्रेसिडेंट बना लिया। औरत को आज तक प्रेसिडेंट बनाने की उनकी जसारत जो है अंग्रेजों की नहीं हो पाई, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने फेमिनिज्म की वेव्स, मुझे पॉइंट आया कि जी फेमिनिज्म की बात हो रही है तो वेव्स का जिक्र होना चाहिए, थेरीज ऑफ फेमिनिज्म क्या है। फिर उसके बाद मैंने जो है पॉइंट्स ईस्ट के भी लिखे। देखिए, मैं कहती होती थी ना कि आपने हमेशा अदर साइड ऑफ कॉइन भी देनी है। अब मैं वेस्ट को तो पूरा ऐसे टारगेट कर दिया, लेकिन मैंने अपना एंड में एक पैराग्राफ ऐसा भी लिखा था कि ईस्ट वाले भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, कोई थर्ड वर्ल्ड जो है ना, कोई ऐसा नहीं कि थर्ड वर्ल्ड में कोई मसाइल नहीं है, थर्ड वर्ल्ड के भी अपने मसाइल हैं, जिसमें से बड़े बड़े जो हैं वो ये है वनी, सती, कारोकरी, चाइल्ड मैरिज, मैरिज टू कुरान, चाइल्ड मोलेस्टेशन, वर्क प्लेस हरासमेंट और इस तरह की सारी चीजें। और इसी में मैंने एक पॉइंट लिखा था, डायलेमा ऑफ एफपीएससी। जी अमल बचे, ये मैं अपने पंक्चुएशन वाले टाइम पे समझा चुकी हूँ। अमल ने वो हिरना वाला पॉइंट बता रही है कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली थर्ड वर्ल्ड इशू, के फेमिनिज्म के अलावा भी थर्ड वर्ल्ड में इश्यूज हैं। और ये मैंने आपको अगर याद होगा तो मैंने पंक्चुएशन में समझाया था कि आपके पॉज का डिफरेंस है। फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, वाटर क्राइसिस इज, पॉवर्टी इज, एजुकेशन के इशू इज, बाकी सब इश्यूज भी हैं। जबकि मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने रीड किया था, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, it's not really a third world issue, it is a first world issue, maybe another world's issue, but not a third world issue। तो आपने और इन्होंने कोई कॉमा दिया नहीं था, ठीक है, so you had to do it as you perceived it। और मैं आमना की एग्जांपल उसमें देती भी थी कि मेरी बैचमेट है, एमएलसीजी में है, we scored exactly the same in essay, उसका सारा essay फेमिनिज्म के अलावा बाकी हर चीज पे था, और मेरा सारा essay थर्ड वर्ल्ड से बाहर फेमिनिज्म के ऊपर, ठीक है। सो इट इज एग्जैक्टली हाउ यू टेक द टॉपिक, राइट जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड वर्ल्ड? फर्स्ट वर्ल्ड बेसिकली आपकी वो है, आपकी होती है वर्ल्ड वॉर्स, जो आईआर पढ़ रहे होंगे उनको अभी तक ये आइडिया हो चुका होगा। हम नॉर्मली अमीर और गरीब हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वो थी जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उस वर्ल्ड वॉर से पहले पहले जो कंट्रीज दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, अमेरिका था, यूके था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, all the other countries जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले से एग्जिस्ट करते थे, जर्मनी था, they were your first world countries। उसके बाद आपकी होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद कुछ ममालिक जो है वो टूटते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ बनना करना हुआ, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम कुछ ममालिक वजूद में आते हैं और उनका नाम रखा जाता है द सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। पर सेकेंड वर्ल्ड क्योंकि बिल्कुल ट्रांजिशन फेज थी, एकदम वर्ल्ड वॉर 2 आ गई, तो सेकेंड वर्ल्ड का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ही आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है, उसके बाद जो कंट्रीज वजूद में आए, दे आर कॉल्ड द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑल दोज कंट्रीज जो आजाद हुए हैं आफ्टर योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1945 में, 1945। तो उसके बाद जितने ममालिक वजूद में आते हैं, दे आर द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब एक जनरल परसेप्शन इस तरह है कि जितने मुल्क पहले से बने हुए थे, दे आर ऑल रिच स्टेट्स, ठीक है जी, वो सब अमीर हैं। तो उनको हमने एक नॉर्मली हमने ना अमीरों को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहना स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह जितने जो गरीब ममालिक जो बाद में जाहिर है वो लेटर ऑन तख्लीक किए गए, उनकी इकोनॉमीज खराब थी, वो डेवलप होते हुए टाइम लग रहा है, वो सारे जो है वो गरीब कंट्रीज। अब इसमें एक एक्सेप्शन आती है, अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए, आई रोट ऑल ऑफ दिस इन माय एसेंस ऑफ टर्म्स, मैंने ये उसमें एक्सप्लेन करना था, ये सारी बातें इंक्लूडिंग द चाइना वन मैंने वहां लिखी थी कि अगर आप लिटरल मीनिंग्स में जाएंगे तो चाइना इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो
1949 में आपके वजूद में आ रहा है। प्रैक्टिकली चाइना कंट्री रिकॉग्नाइज 1949 में किया जा रहा है, ठीक है जी। इस हिसाब से इट इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। लेकिन क्योंकि हमारी जनरल परसेप्शन जो है वो हम इस तरह करते हैं कि जो अमीर ममालिक है हम उनको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं और गरीबों को हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, उस डेफिनेशन के मुताबिक चाइना कॉमन लैंग्वेज में फर्स्ट वर्ल्ड लीग के अंदर शामिल कर दिया जाता है क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। अरसलान बच्चे, टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने ये बातें सररजा को बताई थी और उन्होंने मुझे कहा था ये आर्गुमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, उन्होंने मुझे कहा था दिस इज नथिंग लिटरली। तो आई जस्ट रोट द थिंग्स आई न्यू, ऑल द नॉलेज आई हैड, आई जस्ट पोर्ड इट डाउन ऑन द पेपर। कुछ पैराग्राफ्स प्रॉब्ली आर्गुमेंटेटिव थे, कुछ पैराग्राफ्स मेरे डिस्क्रिप्टिव थे, मैंने कोई एक फॉर्मेट फॉलो नहीं किया। अभी मैं जब आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी सारे पॉइंट्स तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, स्टॉपिंग दिस शेयरिंग अगेन। इस ऐसे के दो मीनिंग्स थे एज पर द पॉजेस। फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, कॉमा कहीं नहीं था। कुछ लोगों ने इसको इस तरह पढ़ा था, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, मतलब फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू। वाटर क्राइसिस इज, एनर्जी क्राइसिस इज, पॉवर्टी इज, दुनिया के और जितने गरीबों के और जितने मसाइल हैं आपके पाकिस्तान के अंदर देख लें, ठीक है। और कुछ लोगों ने मेरी तरह इसको परसीव किया था कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, कि फेमिनिज्म नॉट रियली, ये थर्ड वर्ल्ड का रियली इशू नहीं है, ये फर्स्ट वर्ल्ड का या सेकंड वर्ल्ड का या किसी और वर्ल्ड का इशू, ठीक है। तो इनके दोनों हिसाब से मीनिंग्स जो है वो चेंज होते हैं। राइट जी, शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। अब देखें, ये बातें मैं आपको बता रही हूं कि इंट्रोडक्शन, एसेंस ऑफ टर्म्स, ये दो पॉइंट्स पे मेरा आउटलाइन स्टार्ट होना चाहिए। और फिर मेरे जहन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, प्लीज अपना सीक्वेंस फलाना, टीचर्स बहुत डरा देते हैं, तो नेवर पुट अ प्रेशर ऑन योर हेड व्हेन यू आर राइटिंग अ रफ आउटलाइन। जो पॉइंट्स आ रहे हैं जस्ट राइट देम डाउन, पेन देम डाउन, किसी भी नंबर पे लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, बुलेट्स बना के, ठीक है। उसके बाद लास्ट टू पॉइंट्स मेरे थे जी रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन्स, कंक्लूजन नॉट कंक्लूजन्स, ठीक है। अब जब मैंने बीच में पॉइंट्स लिख लिए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, फिर मैं इनको रीड, वन और टू अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेंगे। एसेंस ऑफ टर्म्स के अंदर मेरी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म्स जो मुझे लगे कि दे डिजर्व एन एक्सप्लेनेशन, आई विल टॉक अबाउट देम। तो मुझे लगा फेमिनिज्म एक्सप्लेन करना जरूरी है, थर्ड वर्ल्ड को एक्सप्लेन करना जरूरी। तो फेमिनिज्म की एक्सप्लेनेशन ये थी कि जी इट इज नॉट what we think, it is not gender equality. Gender equality और feminism are two different things. Feminism basically means to give an equal opportunity to a woman जो कि एक मर्द को अवेलेबल है, equal opportunity। और मजे की बात एक और आपको बताऊं, फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट रीजन टू रीजन वेरी भी करता है, ठीक है। यूके के अंदर औरत को, अगर अमेरिका में कहते हैं कि अगर औरत को जस्टिस मिल रहा है ना, वहां पे रेप्स हो रहे हैं, वहां पे डिवोर्स चीजें हो रही हैं, ब्रोकन फैमिलीज हैं, क्या से क्या हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं अगर औरत को जस्टिस मिल जाए, वो कोर्ट जाती है अपने किसी केस के पीछे और शोर होता है, और अगर उस औरत को अपना जस्टिस मिल गया तो वो फेमिनिज्म, इसका मतलब कि हमने अचीव कर लिया। तो वो सारा फेमिनिज्म उनका जस्टिस ओरिएंटेड है। यूके के अंदर अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड है कि जी यार हमारी बराबरी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज हमारी उतनी होनी चाहिए जितनी एक मर्द को मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह फेमिनिज्म का बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट कुछ हो रहा है, मर्दों के साथ कंपटीशन चल रहा है, मैं ऐसे बैठूंगी और मैं खाना गर्म करूंगी और मैं यूं करूंगी, वो दिस इज नॉट फेमिनिज्म, ठीक है। तो हमारी जो है ना वो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म भी डिरेल हो चुका है। लेकिन ये याद रहे कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट रीजन टू रीजन वेरी करता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी टाइप सब्जेक्ट्स बताते हैं कि हर रीजन में अपने मसाइल हैं, हर रीजन में अपने चैलेंजेस हैं, तो हर रीजन अपना चैलेंज काउंटर औरतों से रिलेटेड किस तरह कर रहा है और क्या मांग रहा है वो डिफर करेगा। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की फेमिनिज्म में। और फिर थर्ड वर्ल्ड जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनने वाले कंट्रीज आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं। और इसमें मैंने चाइना की एग्जांपल भी दी थी कि लिटरल मीनिंग्स में चाइना इज अ थर्ड वर्ल्ड, लेकिन अगेन हम उसको
नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में उसको फर्स्ट वर्ड कंसिडर करते हैं। तीसरे स्टेटमेंट पे आऊंगी, दैट आई डिड, और एकेडमीज में मना करते थे टीचर्स कि आपने डेफिनेट डिफाइन ना करें, इसको एक्सप्लेन ना करें, लेकिन मेरा एक पूरा पैराग्राफ होता था जो कि एसेंस ऑफ टर्म्स था, और जैसे सर रजा ने सिखाया था मैंने एज इट इज वैसे का वैसा ही कर दिया। ठीक है जी, तो मैंने एक्सप्लेन किया था। अच्छा जी, नंबरिंग आपकी मर्जी है, चाहे एबीसी कर दें, चाहे रोमन कर दें, चाहे 1 2 3 कर दें, नंबरिंग डजंट मैटर। ठीक, अच्छा नहीं, मैंने कोई पंक्चुएशन नहीं लगाई थी ऐसे की स्टेटमेंट लिखते हुए। टर्म्स जो कि इस्तेमाल हो रही हैं उनका एसेंस क्या है, जो टर्म्स ऐसे के अंदर कुछ जो मुझे फील हो रही थी कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आई शुड एक्सप्लेन देम। ठीक है, और ये आउटलाइन में सिर्फ मैंने इतना सा लिखा था, एसेंस ऑफ टर्म्स, दैट्स इट। ये ब्रैकेट में मैं आपको समझाने के लिए लिखा, मार्जिन नहीं लगाने। आगे आ जाए जी। उसके बाद मैंने लिखा थेरीज, मैंने आपको आउटलाइन में बताया कि मैंने बहुत नीचे लिखा हुआ था। तो अब मैंने जब पूरी आउटलाइन बना ली है, जो पॉइंट्स मेरे जहन में आ रहे थे वो सब लिख दें। सर रजा मुझे ये प्रैक्टिस 100 दफा करवा चुके थे कि मुझे एकेडमीज में कहा जाता था ये नहीं लिखना, वो नहीं लिखना, थोड़ा सा इधर नहीं होना, थोड़ा सा उधर नहीं होना, आप डिरेल नहीं हो सकते, डिट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। आपने एक टॉपिक लिखा और आप उस टॉपिक को अपने टॉपिक से कैसे जोड़ रहे हैं, यू नो दैट यू हैव दैट आइडिया इन योर हेड। आप टोटली अलाउड हैं कि आप अपने टॉपिक को जो मर्जी टॉपिक के अंदर पॉइंट लिखें, एज लॉन्ग एज दैट पॉइंट इज कनेक्टेड टू दी एसेंस। मैं आपको बता दूं कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू, एक्सक्यूज मी। इसके अंदर मैंने विक्टोरिया सीक्रेट का भी पॉइंट डाला हुआ। अब यहाँ पे लड़कियों को आइडिया होगा, लड़कों को शायद इतना ना हो। प्लीज गिव मी अ मिनट। अच्छा जी, फिर जब आपने एक दफा अपने सारे पॉइंट्स लिख लिए, चाहे जो भी नंबरिंग उस टाइम बुलेट्स बनाए थे, देन यू रीड द पॉइंट्स। अब आपने इंपॉर्टेंस के सीक्वेंस में जो चीजें आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, ये पहले आनी चाहिए, उसको पहले लिखेंगे, उसको नंबर 2 तक तो फाइनल है। अब मैंने 3 पे जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है ये ऊपर आना चाहिए, आई पुट अ 3 ऑन दैट। फिर मुझे जो 4th में इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो 5 पे लग रहा है, जो 6 पे लग रहा है, जो 7 पे लग रहा है, जितने मेरे पॉइंट्स थे अब मैं उनकी नंबरिंग करूंगी, और उस नंबरिंग करने के बाद ऐसे लिखते हुए उसी सीक्वेंस में ऐसे लिखूंगी। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने बीच में विक्टोरिया सीक्रेट तक मेरी आउटलाइन का पार्ट था, एंड आई कैन प्रॉमिस यू ऑन दैट। आप मुझसे किसी किस्म की कसम ले लें, विक्टोरिया सीक्रेट बेसिकली एक बिकिनी लाइन है। बेकम जो प्लेयर है उसकी बीवी जो थी विक्टोरिया, उसने अपनी एक लाइन बनाई थी, और ये अंडरगारमेंट्स की लाइन है। अब तो खैर लोशंस और बहुत चीजें, स्लीपिंग सूट्स वगैरह भी आ रहे, बट वाज जस्ट अ लॉन्ड्री लाइन। अब आप सोचेंगे फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू को विक्टोरिया सीक्रेट का क्या ताल्लुक, एंड एनीबडी हु रीड्स दिस वुड कॉल इट अ डीरेल्ड एसे, बट आई हैड अ पॉइंट इन माइंड। मैंने इसमें पूरे पैराग्राफ में एक कहानी लिखी थी कि हम लोगों को उस पे आएंगे। अभी आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चन जरा होल्ड कर लें, ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगी। मैंने इस पे ये कहा था कि जी हमारे पास ये जो यूएन और बाकी बना के इन्होंने डिपार्टमेंट्स जो हैं, इनका एंगल जो है वो मोड़ दिया है लेंस का टुवर्ड्स द ईस्ट, के पर्दा है और कभी ऑपरेशन है, कभी क्या है, कभी क्या है, और ईस्ट को टारगेट पे टारगेट। तो आप जरा ये लेंस थोड़ा सा अपनी तरफ मोड़े और अपने हालात देखें कि आप क्या कर रहे हैं। तो एक बिकिनी लाइन जो कि अंडरगारमेंट्स हैं बेसिकली, लड़की को पहना के रैंप पे चलाते हैं, एंड दिस इज द हाईएस्ट पेड जॉब इन अमेरिका,
और जो लड़की ये पहन के चल रही है, जिनकी एग्जांपल्स बेला हदीद और जीजी हदीद, जिसके पीछे लोग लुटे हुए हैं, वो एक दिन कोई कपड़े पहनती है तो अगले दिन वो पूरी दुनिया में से वो शॉर्ट हो जाते हैं। वो काम उसका क्या है, अंडरगारमेंट्स पहन के रैंप के ऊपर वॉक करना। तो इस पूरे पैराग्राफ के एंड में मैंने लिखा था कि अगर तो ये फेमिनिज्म है और ये विमेन राइट्स हैं, तो वेस्ट नीड्स टू रीवैम्प देयर राइट्स, वेस्ट नीड्स टू रीविजिट देयर आइडिया ऑफ फेमिनिज्म, कि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन और फेमिनिज्म में डिफरेंस क्या रह गया। हम इसको ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं कि जी डमी की तरह औरत को मॉडल बना के चढ़ा दिया आप लोगों ने, उसको डिस्प्ले पे लगा दिया, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। और इनको कहा जाता है विक्टोरियाज एंजल्स। ये जी इतनी अच्छी जॉब है कि ये मॉडल्स नहीं है, दे आर एंजल्स। तो इनका कॉन्सेप्ट ही खराब हो गया है कि राइट्स किधर है और राइट्स की वायलेशन किधर है। ऑब्जेक्टिफिकेशन और औरत के राइट्स क्या, इनका वो लाइन जो एक होती है बीच में वो ब्लर हो गई है। सो दे नीड टू rephrase their definitions of the feminism. अब मेरे ज़हन में ये पॉइंट था, सो आई रोट इट इन माय एसे। तो अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि आपने डी ट्रैक नहीं होना, डी रेल, ओ भाई जितना दिल है डी ट्रैक हो और जितना दिल है डी रेल हो। अगर आप टू द पॉइंट ऐसे लिखते हैं तो 2 पेजेस से ऊपर आप ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स इन द वर्ल्ड व्हिच कम टू योर माइंड एंड देन एक्सप्लेन देम। ठीक है। अच्छा जी, हिलरी और ट्रंप का फिर मैंने लिखा, उन दिनों ये डिबेट चल रही थी कि जी इस बंदे को बना दिया और जो बनना चाहिए थी उसको नहीं बनाई। फिर मैंने ईस्ट का भी लिखा कि जी वेस्ट को मैंने ऊपर बहुत बुरा भला कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो ईस्टर्न वर्ल्ड है या जो थर्ड वर्ल्ड है वो साफ सुथरी है। ईस्ट में भी बड़े मसाइल हैं एंड सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अब देखिए कुछ पॉइंट्स में सीधा लिखती थी, ट्रंप एंड हिलरी सीधा पॉइंट है, विक्टोरिया सीक्रेट, ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये सीधा सीधा पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट मैंने हेडिंग और सब हेडिंग की फॉर्म में लिखा है, चोक पॉइंट्स इन द ईस्टर्न सोसाइटी, और फिर मैंने अंदर बुलेट्स में लिखा है कारोकरी, सती, वनी, मैरिज टू कुरान, ऑरेंज किलिंग, एसिड थ्रोइंग, चाइल्ड मैरिज, दिस एंड दैट। ठीक है कि ये कुछ ईस्ट में भी ये कारनामे हो रहे हैं, तो औरतें यहाँ भी सेफ नहीं है, इतना कोई अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जी। अच्छा आज पर इधर शोर ना हो, दरवाजा बंद करो और इधर आवाज एक भी ना है। ठीक है। अच्छा फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ही लिखा था, डायलेमा ऑफ एफपीएससी। अब ये पॉइंट मुझे लगता है कि ऐसे पास होने में इस पॉइंट का बहुत बड़ा हाथ था। क्यों यूएन वाले और बाकी एसएस, एंड में मैं एक लिस्ट लिखवाऊंगी कि जो एसएस जो हैं जिनके फेल होने का हाई चांस। अगर चेकर को आइडिया होता है कि आपने कोई ऐसे रटा किया हुआ या कहीं से आपने छापा मारा हुआ है, वो ऐसे आपका कभी भी पास नहीं होगा। तो मैंने लिखा डायलेमा ऑफ एफपीएससी, और वो ये था कि मैंने कहा जब एक लड़का अपना फॉर्म फिल करता है, मैंने कहा एज सिंपल एज दैट, एक लड़का जब अपने फॉर्म फिल करता है ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर, एक बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, सीएसएस के एग्जाम होते हैं हर साल, तो मैंने कहा वो क्या चूज करता है कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड पसंद है, या उसको पुलिस का यूनिफॉर्म पसंद है, या उसको फील्ड जॉब नहीं पसंद है, तो वो अपनी चॉइस इस तरह देख रहा होता है। मैंने कहा अब आते हैं जब एक लड़की फॉर्म फिल करती है और अपना प्रेफरेंसेस लिखती है। लड़की पहले सोचेगी फॉरेन सर्विस में नहीं रख सकती क्योंकि ऐसे मशहूरी है कि या तो वो डिवोर्स हो जाएगी या तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। मैंने कहा पुलिस वो नहीं रख सकती क्योंकि औरतें तो यूनिफॉर्म में ऑकवर्ड लगती है। मैंने कहा पैस का उसको 10 दफा कहा जाएगा कि लड़की है, औरत है, कर को घर संभालना है, फैमिली होगी, ये फील्ड कैसे करेगी। तो मैंने कहा व्हेन इट कम्स टू फिलिंग अ फॉर्म, तो औरत और मर्द की अपॉर्चुनिटी, आपकी जो वो है प्रेफरेंसेस लिखते हुए, जब वहां अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं है, हाउ कैन यू बिलीव कि आगे सर्विस में जाके और लॉन्गर टर्म के अंदर उनके साथ इक्वालिटी की जाएगी। तो ये पॉइंट किसी किताब के अंदर नहीं था। ये पॉइंट एक बच्चा जो सीएसएस का एग्जाम दे रहा है उसी के दिमाग में आ सकता है जिसने प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया है। तो बात यह है कि ऐसे पॉइंट्स जो कि आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं वो अपने एसे के अंदर जरूर ऐड करें, बिकॉज दे विल मेक यू पास। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि दिस पॉइंट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आती है जी रिकमेंडेशंस। आपके जहन में जो रिकमेंडेशंस हैं लिख दो, एंड देन द कंक्लूजन। अब यहाँ पे मैं एक बात आके कहती हूँ, ये अभी आपने रफ साइड पे पॉइंट्स किए, आपने पहले रैंडम पॉइंट्स लिखे और फिर उनकी नंबरिंग की। अब आपने अपने पॉइंट्स सीधे कर लिए कि मैं पहले कौन सा करूंगा, बाद में कौन सा करूंगा। आपके साथ वाला बच्चा 8वें सफे पे ऐसे लिख रहा हो, लेकिन आपने इस टाइम पे आके डरना नहीं है, इसलिए क्योंकि आपका
ऐसे इंशाल्लाह पास होने वाला है, और वो बच्चा जिसने कोई वर्किंग नहीं की है उसका ऐसे प्रोबेबली पास नहीं होगा, जो सिर्फ स्पीड लिखने के चक्कर में लगा हो। ठीक है जी। अब आगे आते हैं मेरे ऐसे के ऊपर, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। जिन लोगों ने थीसिस लिखनी है, ठीक है, 2 के आई एम, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, आई विल टेल यू दैट। फिलहाल हम जरा फॉर्मेट समझ लेते हैं। थीसिस जिन लोगों ने लिखनी है वो आप यहां लिखेंगे, लेट मी शेयर इट अगेन। ये आपका फर्स्ट पेज था, यहां से आपने ऐसे की हेडिंग दी, आउटलाइन लिखी, आउटलाइन से पहले आपने थीसिस की हेडिंग देनी होगी। आपने ऐसे का नाम लिखा एंड देन यू विल राइट द थीसिस स्टेटमेंट, और 2 से 3 लाइनों पे अपनी थीसिस लिखें, एंड देन यू शुड राइट आउटलाइन, एंड देन यू मस्ट राइट द होल आउटलाइन एंड देन द एसेस। और आउटलाइन मैंने कहा कि हम आखिर में अटेम्प्ट करते हो। ठीक है। अब एक पॉइंट बता दूं कि मैंने दोनों साल थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखा। ठीक है। थीसिस जिन लोगों ने लिखना है, एसे का नाम लिखने के बाद अपनी थीसिस स्टेटमेंट दें, और प्लीज थीसिस आपकी आउटलाइन से पहले होनी चाहिए। कुछ लोग इंट्रोडक्शन के अंदर लिखते हैं, कुछ लोग आउटलाइन के अंदर लिखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझे। एसे का नाम आएगा, फिर आप उसकी एक स्टेटमेंट बताते हैं कि जी इस एसे को मैंने ये समझा है, मेरे जहन में इस एसे का ये मतलब आया है कि थर्ड वर्ल्ड का ही इशू नहीं है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म फर्स्ट वर्ल्ड में ज्यादा इश्यूज है, फर्स्ट वर्ल्ड रिलेटेड इश्यूज रिलेटेड टू फेमिनिज्म ज्यादा है। तो जो भी आइडिया मैंने समझा है ऑफ द हेडिंग ऑफ द टॉपिक, वो मैं यहां थीसिस में लिख दूं। ठीक है। उसके बाद जो मैंने समझा है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं अपने पॉइंट्स दूंगी आउटलाइन कि ये मेरे पॉइंट्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 14 जितने भी हैं। और उन पॉइंट्स के बाद मेरा स्टार्ट होगा ऐसे इन पॉइंट्स की इलेबोरेशन। सो यू आर गेटिंग द सीक्वेंस। ऐसे का हेडिंग, देन कम्स माय थीसिस कि मैंने इस हेडिंग को ये परसीव किया है, फिर उस हेडिंग के ऊपर आउटलाइंस कि जी इस हेडिंग से रिलेटेड इस परसेप्शन के साथ मेरे जहन में ये पॉइंट्स है, फिर उन पॉइंट्स की इलेबोरेशन इज कॉल्ड योर थीसिस, योर एसे। थीसिस को इंडेंट कर ले इफ यू आर राइटिंग अ लॉन्गर वन। ठीक है। यार अभी तो ही समझाया कि क्यों बिफोर एन आउटलाइन। टॉपिक, देन यू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव परसीव्ड अबाउट दैट टॉपिक कि जी मेरे जहन में इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। देन कम्स द आउटलाइन कि इस मतलब के टॉपिक के साथ ये पॉइंट्स मेरे जहन में आ रहे हैं। आउटलाइन आ गई, और फिर आउटलाइन के बाद आपका ऐसे स्टार्ट होगा कि जी इन पॉइंट्स की इलेबोरेशन अब स्टार्ट कर। ठीक है। मैंने दोनों टाइम, ना 2017 ना 2019, दोनों में मैंने अपना थीसिस स्टेटमेंट नहीं दी थी। मुझे थीसिस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं था, प्लस मुझे लगता था कि थीसिस मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो थीसिस इंटरनेशनल एसे राइटिंग प्रैक्टिसेस में कहीं पे भी कंपल्सरी नहीं है। आउटलाइन है, ऐसे है। थीसिस की किसी किस्म का कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट इंटरनेशनली नहीं करता, तो मैंने नहीं लिखी। लेकिन अगर आप थीसिस लिख सकते हैं, आपको समझ आता है थीसिस का कॉन्सेप्ट, राइट इट। क्योंकि हमारे साथ जो लोग थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया हुआ था, उनकी थीसिस उन्होंने लिखी हुई थी। ठीक है। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, ऐसे जरूर पास था, लेकिन 45 मार्क्स थे। ठीक हो गया। एट माई एंड there shouldn't be। अच्छा जी, तो ये हो गई मेरी फॉर्मेट ऑफ द एसे के, ऐसा दिखना चाहिए। अब आते हैं मेन एसे के ऊपर। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आ गया जो कि मेरा पहला पैरा होना था। अब आउटलाइन की जगह मेरी खाली है, आउटलाइन में आखिर में आके फिल करूंगी। अभी मैं इंट्रो के पैरा से शुरू करी। इंट्रो के पैरा के अंदर मेरी ये 3 चीजें पहले आप मेन अपने जहन में रखें। पैराग्राफ को इंडेंट करना है, नॉट टू स्टार्ट योर एसे विद अ कोटेशन प्लीज, दो इट्स वेरी फैंसी, लेकिन सीएसएस में एसे को कोटेशन से शुरू ना करें। बीच में लिखें, बहुत सारी लिखें, पर स्टार्ट उससे ना करें।
इंट्रो का पैरा आपका लेंथी होगा, काफी लेंथी होगा, क्योंकि अभी मैं जो चीजें इसमें बताऊंगी कि इंट्रो में ये डालना है, तो आप सोचेंगे कि यार इतना कुछ एक पैराग्राफ के अंदर, तो ये पैराग्राफ लेंथी जरूर होगा, लेकिन इट मस्ट एंड ऑन योर फर्स्ट पेज, पहले सफे से आगे नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं जी इंट्रोडक्शन के अंदर जो 4 चीजें मुझे चाहिए, वो है हुक लाइन, हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक, समरी ऑफ द इंटायर एसे एंड अ कनेक्टर। अभी मैं सारे एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या है, लेकिन ये चारों चीजें मिलके एक ही पैराग्राफ बनाएंगे, विच इज द इंट्रोडक्टरी पैरा, पहला पैराग्राफ। हुक लाइन इज 1 to 2 लाइन्स लॉन्ग, और हुक लाइन एक ऐसी प्यारी अट्रैक्टिव लाइन होनी चाहिए जिससे आप अपना ऐसे शुरू करें। ठीक है, मेरे 2017 की हुक लाइन थी द क्लीशे, यहां मैंने कहीं लिखी भी थी नीचे बच्चों के लिए, यस, द क्लीशे दैट women are equal to men is proving to be untrue in the West itself। बाद में मुझे किसी टीचर ने कहा था कि बेसिकली जो आप जिसको हुक लाइन कह रहे हैं ये आपका थीसिस स्टेटमेंट भी है, तो मैंने कहा फाइन, अगर ये थीसिस स्टेटमेंट है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आई कैन नॉट राइट अनदर थीसिस स्टेटमेंट, हेडिंग में नहीं दे सकती, इफ द चेकर इज टेकिंग दिस वन एज अ थीसिस स्टेटमेंट बी इट। ठीक है, तो मैंने अपनी पहली लाइन में फैंसी तरीके से बता दिया था कि जी औरतें जो हैं मर्दों के इक्वल हैं, ये बात खुद ही वेस्ट में अनट्रू प्रूव हो रही है, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड में गलत प्रूव हो रही है एट दिस मोमेंट। तो ये होगी, आप इसकी जगह कुछ भी अपनी हुक लाइन प्यारी सी बना के लिख सकते हैं। सर रजा तनवीर को आया था ऐसे ऑन एनर्जी क्राइसिस, और उन्होंने कहा था, मेरी हुक लाइन थी, ever since Pakistan has come into being, the only thing the poor state has heard is energy crisis, energy crisis and energy crisis. So your thesis statement can be as simple as that or a good one, जैसे भी लिखे, लेकिन चेकर की अटेंशन ग्रैब कर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक। 3 से 4 लाइनों पे चाहे इमीडिएट हिस्ट्री लिखें, चाहे 50 साल पुरानी, चाहे जब से दुनिया शुरू हुई तब से हिस्ट्री लिख दें। अब मैं फेमिनिज्म की हिस्ट्री आपको इसलिए बताना चाहूंगी ताकि आप लोग जो है, आप में से बहुत लोग ऐसे अटेम्प्ट करेंगे और ये आपके जहन में जेंडर स्टडीज में भी और वैसे ऐसे में भी ये पॉइंट्स होने चाहिए। देखिए, दुनिया स्टार्ट होती है जेंडर इक्वालिटी पे, एडम और ईव जो है इक्वल बनाए गए। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं कुरान में आया कि वो इससे ऊपर है तो वो उससे नीचे है, तो ये नीचे है तो वो ऊपर है, तो ये कोई डिस्कशन नहीं। अल्लाह ने दुनिया बनाने के लिए 2 जेंडर्स बनाए कि जी दुनिया में एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक मदर होगी, एक फादर होगा, और फिर इस तरह एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी और ऐसे एक दुनिया स्टार्ट होगी। ठीक है जी, तो द वर्ल्ड स्टार्टेड विद जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद मजे की बात यह है कि हमारी वर्ल्ड एक शिफ्ट लेती है, और वो शिफ्ट मजे की बात यह है कि दैट वाज अ मेट्रियार्कल शिफ्ट। मेट्रियार्की का मतलब है जब औरतें का अपर हैंड है, जब औरतें डोमिनेंट। ठीक है जी, अच्छा, इसका रीजन क्या था? क्योंकि बायोलॉजी, साइंस, ये चीजें इतनी एडवांस नहीं थी, लोगों को आइडिया नहीं था, तो लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जो दुनिया चल रही है ये औरतों की वजह से चल रही है, शी इज ब्रिंगिंग द बेबीज इनटू द वर्ल्ड, और अगर औरतें ना होती तो दुनिया रुक जाती, बच्चे कैसे आते? क्योंकि पता ही नहीं था कि मेल का भी उसमें है अ रोल टू प्ले टू ब्रिंग द बेबीज इनटू द वर्ल्ड। तो इंडियन गॉडेसेस हैं और इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें औरतों को जो है ना वो मेट्रियार्की आती है और हमें नजर आती है। आपका हिंदुइज्म जो है इट्स एन ओल्ड रिलीजन, और आप देखेंगे कि उसके अंदर आप दुर्गा माँ, काली माँ, तो दे हैव मास। ठीक है, उनकी माएं हैं, मतलब वो औरतों को पूजते थे, गॉडेसेस हैं उनकी। इसी तरह ग्रीक मिथोलॉजी देखते हैं, उसमें भी गॉडेसेस हैं, एथना एंड दिस एंड दैट। They later on married the men who became gods. ठीक है, इसी तरह इजिप्ट के अंदर आपके बहुत पुराने स्कल्पचर्स निकलते हैं, तो उसमें क्या है कि अभी आजकल मैं मजाक में खैर कहती हूँ मेट्रियार्की, औरत का डोमिनेंस। अभी मैं मजाक से कहती हूँ कि जैसे शादी के फोटो शूटों में जो दूल्हा ऐसे दुल्हन को पकड़ के खड़ा होता है, तो ही इज ट्राइंग टू टेल हर कि जी आई एम द प्रोटेक्टर एंड आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू एंड दिस एंड दैट। ऐसा शो होता है ना, दुल्हन शर्मा रही है, दूल्हा पकड़ के खड़ा हुए कंधे से उसको। उस टाइम के स्कल्पचर्स हैं जिसमें औरत ने कमर से मेल को पकड़ा है,
द लेडी इज होल्डिंग द मैन, इसका मतलब क्या है कि आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द मैन। तो ये सारे मेट्रियार्कल एरा की जो है निशानियां दुनिया में नजर आती हैं। और आप में से कोई इंडियन बॉलीवुड मूवीज देखने का शौकीन होगा तो नहीं, मेट्रियार्की इज फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेट्री मां से औरत, ठीक है, पेट्रियार्की इज मेल डोमिनेटेड। अब ये होता है कि आपको मैं वैसे बता रही हूँ कि आप लोगों ने भी ये चीजें छोटी छोटी देखते रहते होंगे पर आपने नोटिस नहीं की होंगी कि इंडियन मूवीज में एक बड़ी मासूम सी लड़की होगी, सती सावित्री होगी, घर के सारे काम करती होगी, साड़ी पहन के संदूर लगा के जी बर्तन धो रही है और काम कर रही है। अचानक कोई जो गुंडे वुंडे हैं जो भी हैं वो हस्बैंड के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक हो गया, तो आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो वो अचानक घंटियों की आवाजें आती हैं, यूं बाल उड़ते हैं और वो अचानक, वो उनका कॉन्सेप्ट रिलीजन के साथ कनेक्टेड है। वो सोचते हैं कि माँ जो है ना उनकी, काली माँ, दुर्गा माँ, यस, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टर्स ऑफ देयर हस्बैंड्स, अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने। तो वो नहीं कहते कि वो जी माँ अगर काली दुर्गा है तो माँ काली भी है, कि माँ का दूसरा रूप भी है, वो एग्रेसिव भी हो सकती है। हस्बैंड की प्रोटेक्शन के लिए उनकी वो बीवी की जो है ना वो जाग जाती है कोई स्पेशल वो। तो बेसिकली दिस इज देयर रिलीजियस कॉन्सेप्ट। हाँ, क्योंकि वो उसको रिलीजन से कनेक्ट करते हैं कि हम लोग जो है, औरतें जो हैं दे आर द प्रोटेक्ट। तो ये सारा मेट्रियार्कल एरा का जो है वो कहानी है। अच्छा जी, फिर आते हैं आगे, दुनिया जो है ना वो शिफ्ट होती गई, रिलीजन्स आए बीच में, उसके बाद रिलीजन्स का रोल है बहुत बड़ा इसके अंदर। इसके साथ हम देखते थे हंटिंग गैदरिंग वाली चीजें हैं कि जी ठंडे इलाके होते थे, औरतें बच्चे पाल रही होती थी, वीनिंग होती थी, उनको खाना पिलाना होता था, एक्सपेक्ट कर रही होती थी बेबीज ने आना है। इस सब के साथ वो घरों से बाहर निकलना उनका मुश्किल होता था। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ऑफ द इनर वर्ल्ड एंड द आउटर वर्ल्ड। अब दुनिया में एक डेफिनेशन आती है पहली दफा कि घर के अंदर और घर के बाहर का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। और इसके साथ ही रोल्स डिवाइड कर दिए गए, क्योंकि माँ होती है, बच्चे होते हैं, सिखाना खिलाना पिलाना सब कुछ है। तो जी रोल की डिवीजन हो गई कि औरत जो है वो घर के अंदर चीजें संभालेगी और मर्द जो है वो बाहर की चीजें संभालेगा। और बाहर प्रॉब्लम्स बहुत है, हंटिंग है, बाहर एक्सट्रीम वेदर है, काम करना है, ठीक है, फिजिकल वर्क है। तो मेल्स जो है दे वर फिजिकली फिट, तो औरत जो है वो हर वक्त फिजिकली फिट नहीं होती है, ठीक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि डिवीजन ऑफ लेबर होगी, यहां तक भी ठीक था। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट डिवीजन ऑफ लेबर। मर्द बाहर निकले, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गए, औरत को पैसे नहीं दे रहा घर पे, वो भूखी मर रही है। बाहर गए, नौकरी कर रहे हैं, औरत को घर आके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मर्द हजरात जी बाहर गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बाहर अफेयर चला लिया, घर वाली बीवी को डिवोर्स कर दिया, सेपरेशन हो गई। तो इस किस्म के जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुए तो औरतों ने एक आवाज उठाई कि भाई माना कि हम घर में और तुम बाहर हो, और ये डिवीजन मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, प्रॉब्लम है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट। मैं आपको सच बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स समटाइम्स दे डू क्रॉस द लाइंस। देयर वाज अ स्टूडेंट इन माय क्लास, जब मैं यहाँ तक पहुंची तो उसने मुझे बड़े रिलीजियस तरीके से बड़ा लेक्चर दिया यहाँ पे बैठ के क्लास में कि मैम विद ड्यू अपॉलॉजी, लेकिन जो आप कर रही हैं ये भी एंटी रिलीजन है। मैंने कहा अच्छा जी हाउ? उसने कहा जो आप सुबह उठ के ऑफिस जा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, आपका दीन जो है आपको अलाउ नहीं करता। आपका शोहर काम करे, एंड आई वाज नॉट मैरिड देन, आपका शोहर काम करे और आप घर पे हो और आप चार दीवारी के अंदर। तो मैंने कहा बच्चे आपकी बात जो है बड़ी मैंने मान ली, या मैं आपकी बात मान लूंगी या मैं आपको कन्विंस कर लूंगी कि आप मेरी बात माने। हदीस के अंदर आपकी चार दीवारी के अंदर आपके घर को भी चार दीवारी कहा गया, एक हदीस के अंदर आपके शहर को भी चार दीवारी कहा गया, आपकी एक हदीस के अंदर आपके पूरे अरब मुल्क को भी चार। मैंने कहा तो डिफाइन द चार दीवारी फर्स्ट, पहले तो ये बात। दूसरी बात, हजरत खदीजा जो प्रॉफिट मतलब ही डिड नॉट स्पीक फॉर 3 गुड डेज, यस, जब उनकी डेथ हुई। मैंने कहा पहली इस्लाम की जो आपकी ड्राइव चली वो हजरत खदीजा के पैसों से हुई, इकोनॉमिकली फाइनेंस्ड बाय अ वुमन। हाउ कम दैट रिलीजन टेल्स यू कि औरत घर से बाहर लाओ? मैंने कहा और तीसरी बात ये, मैंने कहा मेरी मत मारी गई है कि मैं सुबह 6 बजे उठूं, फिर मैं तैयार हूं, फिर मैं कपड़े पहनूं, फिर मैं ऑफिस जाऊं और मैं पूरा दिन सारे सीनियर जूनियर हर एक की बातें सुनूं, काम करूं, थक के वापस आऊं और आखिर में एक मीगर सी तनख्वाह मुझे मिले। तो मैंने कहा यार मैं तो बहुत ही खुशी से घर बैठूं कि प्रॉफिट के कैलिबर का, जिस तरह का प्रॉफिट ने कहा है कि इस किस्म का शोहर होना चाहिए, आप मुझे बताएं
कि कमाए हस्बैंड, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरी बेसिक नीड्स। कहा गया हदीस है कि जो बीवी, आउट ऑफ ऑल द स्पेंडिंग्स, बीवी के ऊपर जो स्पेंडिंग है वो सबसे ज्यादा अहम स्पेंडिंग है, सबसे बेस्ट स्पेंडिंग है। तो मैंने कहा हो उस कैलिबर का खामन, मैंने कहा तो मेरे जैसा बंदा 10 दफा घर बैठे। प्रॉब्लम ही तो ये कि जिस तरह का मर्द होना चाहिए वैसा मर्द नहीं है, तो औरतें गरीब बाहर निकल गई है कि फिर हम लोग खुद ही काम कर ले यार। मुझे, आप लोग लड़कियां यहाँ क्लास में बैठी हैं, आप मुझे बताएं कि आपके हस्बैंड आपको घरों में खाने दें, जबरदस्त किस्म के आपके टेबल सेट है, आपके हेल्प के लिए हेल्पर्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कोई नहीं है, रोज आपको कपड़े मिल रहे हैं, आपको जूते मिल रहे हैं, तनख्वाह उसकी है, काम वो कर रहा है, थक रहा वो है। इस्लाम ने तो इस तरह का है। तो ऐसे हस्बैंड के साथ मैं तो जी जी करके घर पे हाउसवाइफ बनने को तैयार हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह का प्रॉफिट ने हस्बैंड होना बताया वैसा हस्बैंड नहीं है। तो मैंने कहा बच्चे आप मुझे गारंटी कर दें कि इस किस्म का शोर मेरा होगा, मैं तो खुश खुश घर बैठ। तो ऐसी बातें जो हैं ऐसा ही है। अच्छा जी, somebody said कि हम लोग जो है ये इतनी लंबी बात को शॉर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री मैंने इसलिए बताई है कि आप इसको ऐसे का कहीं ना कहीं पार्ट बना लें। नाउ लेट्स कम टू दिस कि हाउ आर वी गोइंग टू पुट इट इनटू 3 to 4 lines. The world was created on gender equality, Adam and Eve. It later on took a matriarchal shift. The examples are Greek mythology, Hindus and Egyptians. उसके बाद आते हैं जी अगली लाइन पे मैंने लिखा था, It later on took a patriarchal shift due to religions and many other social factors. With that came the rise of patriarchy, which can still be seen in the world. ये हो गई 3 से 4 लाइनें। आई एम समराइजिंग द होल थिंग इनटू 3 to 4 lines. ठीक है, अब हम आते हैं समरी ऑफ द एंटायर एसे। अब मैंने जितने पॉइंट्स लिखे थे अपने रफ साइड पे कि जी फर्स्ट वर्ल्ड के ये इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, वेजेस कम है, दिस एंड दैट, औरत को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, स्लेव्स को बना दिया, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, विक्टोरिया सीक्रेट है, ईस्ट भी इतना दूध का दूल्हा नहीं है, ईस्ट में भी मसले हैं। तो ये सारी बातें मैं कॉमास डाल के या छोटे छोटे सेंटेंसेस में 7 to 8 लाइंस में अपना ये सारा कुछ कंप्लीट करूंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि आखिर में मैंने डालना है कनेक्टर। कनेक्टर ये है कि मैंने इंट्रो के बाद सेकंड पॉइंट क्या बताया था आउटलाइन के अंदर? इंट्रो के बाद सेकंड पॉइंट क्या था? एसेंस ऑफ टर्म्स। इसका मतलब है कि सेकंड पॉइंट में, सेकंड पैराग्राफ में मुझे कोई ना कोई टर्म्स एक्सप्लेन करनी है जो कि आउटलाइन के, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, कनेक्टर क्या होगा कि मैं इसी पैराग्राफ की, पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में कोई ना कोई बात एसेंस ऑफ टर्म्स से रिलेटेड करूंगी। तो मेरी वो लाइन थी, the phenomena of feminism cannot be understood unless the term feminism is understood first. ठीक है जी, तो बेसिकली अब मैंने अपना रास्ता बना दिया है कि अब मैं अगले पैराग्राफ के अंदर टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाली हूं। अब ये पैराग्राफ बहुत लंबा होगा, पहले सफे पे एंड होना चाहिए, दूसरे पेज पे नहीं जाना। दूसरी बात ये कि चेकर आपकी पहले हुक लाइन से अट्रैक्ट होगा, फिर वो कहेगा यार इस बच्चे को हिस्ट्री भी पता है किसी टॉपिक की, और फिर आपके वो इतने सारे पॉइंट्स पढ़ेगा, वो कहेगा यार इसके इंट्रो में इतना डाटा है, इतनी बातें हैं, तो इसके पूरे ऐसे में क्या कुछ कमाल होगा, जबकि आपने बेसिकली वो समरी ऑफ द एंटायर ऐसे ही लिखी हुई है, आपके यही पॉइंट्स आगे इलैबोरेट हुए हो। करेक्ट हो गया। एंड द लास्ट वन इज कनेक्टर, जो कि हम अगले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करेंगे। और अब एंड योर इंट्रो ऑन द फर्स्ट पेज, मतलब वन साइड पे, एंड इंट्रो इज ओनली वन पैराग्राफ। ये 4 पॉइंट्स एक ही पैराग्राफ है, इनको अलग अलग नहीं करना। क्लियर हो गया? वंस यू आर डन विथ योर इंट्रो, यहां पे याद रखें, आउटलाइन और समरी में रेपिटेशन हो जाएगी बिल्कुल। आउटलाइन की तो पूरे ऐसे में रेपिटेशन होगी, आउटलाइन के ही तो सारे पॉइंट्स हम पूरे ऐसे में लिख रहे हैं ना, इलैबोरेट कर करके, तो दैट्स फाइन। अच्छा, आपके आउटलाइन
आउटलाइन पढ़ने के बाद और इंट्रो पढ़ने के बाद आपका पास और फेल होना 100% डिसाइड हो चुका होगा चेकर के माइंड के अंदर। ठीक है जी, तो आपने किसी किस्म की कोई स्पेलिंग मिस्टेक, किसी किस्म का कोई ब्लंडर पहले इंट्रो और आउटलाइन के अंदर नहीं कर। ये मैं बड़े वसूख से कह रही हूं क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर अपने ऐसे के अंदर किया था। मुझे जरा आखिर में याद कराएं, जब मैं कहूंगी लेक्चर इज ओवर, आपने मुझे कहना है मैम अपना ब्लंडर बता दें। तो मुझे वहां से आइडिया हो गया था कि ऐसे प्रोबेबली आखिर तक चेक नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जैसे ही मेरा इंट्रो खत्म हुआ, इंट्रो का पैराग्राफ, मैं नीचे एक दो लाइनें छोड़ती थी, कोशिश करती थी कि एक दो लाइनें नीचे रह जाए। इट इज वेल सेड, और आगे मैं कोई ना कोई कोटेशन डालती थी कि पता चले कि मेरा पैराग्राफ एंड हो चुका है। मार्कर के साथ सेंटर में इधर भी स्पेस छोड़नी है, इधर भी स्पेस छोड़नी है, और दरमियान में कोटेशन लिखनी है, एनी कोटेशन विच इज कनेक्टेड टू योर टॉपिक। इफ यू वांट टू सी द स्टेटस ऑफ द नेशन, सी द स्टेटस ऑफ देयर वुमेन। किसने कहा है? नेहरू ने। ठीक है जी, तो ये कोट मेरी 17 में भी पहली कोट थी और फिर 19 में भी यही पहली कोट थी, क्योंकि औरतों से रिलेटेड थी और नेशन से रिलेटेड थी, तो आई रोट इट। अगर पता है कि ये किसने लिखी है, नीचे मेंशन कर दें, नहीं पता ना मेंशन करें, नाम ना लिखेंगे तो भी खैर है। ठीक है, अच्छा जी, डोंट इनकॉर्पोरेट योर कोटेशंस विद इन द पैराग्राफ। बच्चे पैराग्राफ के अंदर ही कोटेशन लिख रहे होते हैं, फिर फायदा क्या? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप उसको अलहदा इस तरह करके लिखें दो पैराग्राफ्स के बीच में, ताकि वो नजर आए, वो स्टैंड आउट करे, और आपके चेकर, अब आपने याद भी की है, कोटेशन भी लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर स्कोर तो करें ना फिर। ठीक है जी, अब मैं आती हूँ एसेंस ऑफ टर्म्स के ऊपर। तो मैंने अपनी एसेंस एक्सप्लेन की, सेकंड पैराग्राफ मेरा वो हो गया कि जी फेमिनिज्म क्या होती है, थर्ड वर्ल्ड क्या होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, 2 शीट्स एटलीस्ट, आपके दो पेजेस है ना जो आमने सामने होते हैं, एटलीस्ट उन दोनों में से एक के ऊपर जरूर कोटेशन लिखी होनी चाहिए। ठीक है, 2 सफों में से एक पे जरूर कोट होनी चाहिए। हर पैराग्राफ आपका इंडेंट हुआ होना चाहिए। डू नॉट लीव एनी लाइंस बिटवीन द पैराग्राफ्स। हाँ, जबकि आप जब कोटेशन दे रहे हैं तो इट इज वेल सेड कि आगे जो लाइन रहती है वो रहने दे। कोट लिखी है और फिर जवाहरलाल नेहरू था जैसे, ये लाइन, इसको लाइन छोड़ना नहीं कहते। इसके बाद अब आप अगली लाइन लिखना शुरू कर देंगे तो ये स्पेस और ये स्पेस आपको नजर आ रही होगी, दैट इज फाइन, बट डू नॉट लीव एनी लाइंस। ठीक है, यू कैन लीव अ लाइन आफ्टर अ कोटेशन इफ यू वांट, लेकिन आइडियली, क्योंकि अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं नीचे तो वो स्पेस आ जाएगी। अगर वो नाम आपको नहीं पता कि ये कोट किसने कही है, देन यू कैन लीव अ लाइन एंड देन मूव ऑन, ताकि आपकी जो कोटेशन है वो थोड़ी सी स्टैंड आउट कर जाए। अब इंट्रो का पैरा जो है वो जरा स्पेशल था, वो मैंने आपको बताया कि उसकी डिटेल किस तरह थी। बाकी सारे पैराग्राफ्स का सिंपल रूल है। आपके रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ्स लिखने का तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहलिज्म और ड्रग अब्यूज की बात कर रही हूँ, थर्ड पॉइंट मेरा अल्कोहलिज्म है, फोर्थ पॉइंट मेरा ड्रग अब्यूज। फॉर इंस्टेंस मैं कैसे लिखूंगी? मैं पूरी कहानी अल्कोहलिज्म के ऊपर लिख दूंगी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, जो बच्चे कह रहे थे कि मैम एक ही पैराग्राफ एक पॉइंट पे होना है, तो नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं। मैं जब ये पैराग्राफ लिख रही थी, मैंने कहा जी इनकी औरतें जो है क्लब्स में जाते हैं, ड्रिंक करती हैं, अल्कोहलिक है, इसकी वजह से इनके साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, चीटिंग ऑन हस्बैंड्स एंड दिस एंड दैट, ये सारी बात। अब ये लिखते लिखते अचानक मुझे ना एक मेडिकली एक चीज याद आई, तो आई रोट 1 पैराग्राफ ऑन अल्कोहलिज्म। अब मैंने अगला पैराग्राफ भी अल्कोहलिज्म पे लिख दी, उसमें मैंने ये लिखा 2 बुलेट्स पे एक नहीं, एक पे 2 हो सकते हैं। ठीक है, 2 बुलेट्स आपको करने की जरूरत नहीं है ना, उसकी समरी करके आप एंड लिख के उसको एक भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं ये लिखा मैंने कि जी आपकी उनकी वेस्ट में ये होता है कि लेडीज जो है जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, आपका जो प्लेसेंटा होता है दैट इज द बैरियर। ठीक है, इट पासेस द गुड फूड और बैड फूड को वो रोकता है। अल्कोहल के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दे क्रॉस द प्लेसेंटा और वो बेबी के ब्लड के अंदर पहुंच रहे होते हैं। व्हेन द बेबीज आर बोर्न, वो बेसिकली आपके अल्कोहलिक होते हैं। अब जो बच्चा पैदा होता है उसको पैदा होते ही शराब तो कोई नहीं पिला रहा होगा, उसको दूध ही पिलाएंगे। तो वो क्या करते थे कि बच्चों को दूध पिला रहे होते थे और वो अजीब सी शिवरिंग करते हैं और उनको उसको विथड्रॉल कहते हैं, एक
आदि बंदा जो ड्रग एडिक्ट होता है, आप उससे एकदम ड्रग्स छीन लें तो उसका क्या असर होगा? वो जो विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं, इनके बच्चों को विड्रॉल इफेक्ट्स होते थे और सीजर्स स्टार्ट हो जाते थे। सीजर्स जो होते हैं, जो दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे नो, सीजर्स होते थे और एक्सट्रीम केसेस में बेबीज की डेथ भी होती थी। तो ये मैंने अब पैराग्राफ नंबर 2 लिखा, बट ये मेरा पॉइंट एक ही है। अल्कोहलिज्म पहले औरत पे क्या इफेक्ट्स थे, फिर बेबी पे क्या इफेक्ट्स थे, मैंने उस तरह दोनों दो पैराग्राफ्स में लिख दिए। लेकिन अब अल्कोहलिज्म के बाद मेरा पॉइंट 4 पॉइंट ड्रग अब्यूज है, चाहे मैंने इस पे 2 पैराग्राफ्स लिखनी है। अब मेरे इसकी आखिरी लाइन कनेक्टर जो है मैं लिखूंगी, alcoholism is not the only problem in the West. They are facing many other issues as well. अब मैं अगले पैराग्राफ को स्टार्ट करूंगी, ड्रग अब्यूज इज वन ऑफ द अदर मेजर इश्यूज ऑफ women of West. They are drug addicts, they go to the pubs, they go to clubs, they do this and that, heroin, methamphetamine और पता नहीं कौन कौन से ड्रग्स के नाम जो भी जहन में थे लिख दी। ठीक है जी, तो बेसिकली आपका बाकी सारे पैराग्राफ्स में कहानी लगानी है, कनेक्टर लगाना, कहानी लगानी है, कनेक्टर लगाना है। अब मुझे कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, डाटा होना चाहिए, हर पैराग्राफ में हमने स्टैट्स देने। भाई आपने नहीं देने, मैंने नहीं दिए थे। ठीक है, जो उस टॉपिक के बारे में आता है लिख दे। मुझे अल्कोहलिज्म के बारे में मैंने कोई स्टैट्स नहीं दिए कि जी इतनी परसेंट औरतें जो है अबॉर्शन हो जाते हैं, इतनी परसेंट औरतें जो है उनके प्लेसेंटा से अल्कोहल गुजर जाए। आई डोंट नो, लेकिन ऐसे होता है, बस वो एक पूरा फिनोमेना लिख दी। एंड आई डोंट नो दिस इज डिस्क्रिप्टिव और दिस इज आर्गुमेंटेटिव और व्हाट। लिटरली मैं इस चीज में कभी कभी मैंने कसम से अपना इन चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं किया। ये मुझे लगता है दिस इज जस्ट मोर लाइक अ कॉन। 8-10 क्लासें ऐसे की पूरी करनी होती है टीचर्स ने, और वो बच्चे को जो है ना वो रगड़ रगड़ के 8 क्लासों में क्या पढ़ाएं, तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है और प्रिस्क्रिप्टिव ऐसे है और एक्सक्लेमेटरी ऐसे है और पता नहीं कौन कौन। लिटरली ऐसा नहीं है, आपको जो नॉलेज है उस टॉपिक के ऊपर यार लिख दो। ठीक है, और हर पैराग्राफ के अंदर मैथमेटिक्स, मैं वैसे एज अ चेकर बात करी, मैं पढ़ू मैथ ही मैथ हो रहे, स्टैट्स आ रहे हैं, मैं तंग आ जाऊंगी शायद। इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट वो। करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर्स में आप परसेंटेजेस लिखेंगे। अच्छा जी, सो वट एवर यू नो अबाउट द टॉपिक देन यू कनेक्ट, whatever you know about the topic then you connect. ऐसा ही है, टॉर्चर करते हैं। I was never able to write my essay जब तक मैं एकेडमी का प्रोसीजर फॉलो कर रही थी। अल्लाह सर रजा तनवीर का भला करे जहां भी वो हैं आज, कि उन्होंने मुझे इस फॉर्मेट से आशनास्ता कराया और उसके बाद मेरे मसले जो है वो खत्म हो। उसके बाद आते हैं there will be a problem that not all the paragraphs will be connected. सब कनेक्ट नहीं होंगे and that is fine. कुछ पैराग्राफ्स में आप कनेक्टर नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैं ड्रग अब्यूज के बाद सोचें अचानक ही हिलरी और ट्रंप वाला पॉइंट लिखना चाहती हूँ, अब उसका मेरा कोई कनेक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं नहीं लिख पाऊंगी। समझ गए आप? अब कुछ चीजों का कनेक्टर नहीं भी बनता, सो इट इज ओके। इस पर डरना नहीं है कि अब मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा तो मेरा ऐसे फाइनल हो जाएगा। और ये कनेक्टर है जो मैंने आपको कहा था कि हाउएवर और देयरफॉर और ये चीजें जो है, rather than starting your paragraph with however, therefore, for example, आप अपना पिछला पैराग्राफ इस पे एंड कर दो। मैं कोई बात कर रही हूँ जी, अल्कोहलिज्म किल्ड नंबर ऑफ बेबीज इन यूएस, पता नहीं इतने परसेंट बेबीज मर गए। however, alcoholism is not the only issue that women are facing in the West. There are many other problems as well. अब मैं अगला कहानी ड्रग अब्यूज पे शुरू कर दूं। ठीक हो गया? तो जो मैंने आपको उधर एक दफा स्टार्ट में समझाया था पंक्चुएशन के टाइम पे, कि मैं आपको कनेक्टर लगाने का एक और तरीका बताऊंगी कि आपने कनेक्टर पैराग्राफ शुरू पे ही जरूरी नहीं है लगाना, पिछले पैराग्राफ के आखिर में भी लग सकता है। तो मेरा एक्चुअली पिछला पैराग्राफ की आखिरी लाइन अगले पैराग्राफ से कनेक्ट होती थी, रादर देन नए पैराग्राफ की पहली लाइन पिछले से कनेक्ट करने की बजाय। ठीक है, सो यू कैन डू इट बोथ वेज as long as you're not using these words in the beginning of a paragraph. अच्छा जी, not all paras will be connected. अब आ जाते हैं, सारी कहानी बॉडी मेरी बन गई। अब मैं आती हूँ recommendations in the paragraph form. Recommendations मेरी कभी भी पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। हम आदि हैं recommendations को पॉइंटर्स में लिखने के, हमने पॉइंट्स में हमने इनको कभी भी पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखना है।
हम उसको करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, एंड देन कम्स द कंक्लूजन। किधर जा रहे हो? क्या कर रहे हैं? इस पे लगा लो ना, ये ना चार्ज, और उसको फूंक मार के फिर लगा। अच्छा जी, ये आप लगाओ, अब हो गए। हुआ? अच्छा जी, नहीं नहीं, मैं उसको मैं मत उठ रहा था। कंक्लूजन हमारा होता है इन्वर्टेड ट्राइड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कंक्लूजन हम इस तरह लिखते हैं, आई एम गोइंग टू राइट द समरी ऑफ द होल एसे अगेन, लेकिन जो हमने इंट्रो में समरी लिखी थी, वर्ड्स को काइंडली थोड़ा चेंज करना है, एग्जैक्टली उसको कॉपी पेस्ट ना करें, लेकिन अल्फाज वही है, बातें वही है, थोड़ा सा चेंज आगे पीछे करके। समरी लिखने के बाद प्लीज अपने कंक्लूजन को एंड में 2 से 3 होपफुल लाइनों पे एंड करना है। होपफुल लाइंस आर कंपल्सरी, चाहे वो कुछ भी है, कि हम अभी यहाँ पहुंच गए हैं और बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन अभी और अचीव करना है और इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह वगैरह के वर्ड्स आप पेपर में नहीं लिख सकते, लेकिन इस तरह बता रही हूँ। उन्हें ऐसा होपलेस बंदा ऑफिसर नहीं चाहिए जो पहले ही हैंड्स अप कर चुका है कि जी बहुत बुरा हो चुका है और अब हो ही कुछ नहीं सकता। तो बच्चे मुझे कहते हैं मैम टेररिज्म को हम होपफुल कैसे कहेंगे? आप कहेंगे भाई टेररिज्म इरेडिकेट हो चुका है। 10 मिनट शायद, ठीक है, टेररिज्म हमारा इरेडिकेट हो चुका है और अभी जो है जितना कुछ बाकी रह गया है वो भी आने वाले दिनों में खत्म हो जाए। फेमिनिज्म की बात है, औरतें जो 20 साल 25 साल पहले थी या पिछली सेंचुरी में थी, जब उन्हें वोटिंग का भी राइट नहीं था, आज वो वोटिंग भी कर रही है, आज वो प्राइम मिनिस्टर भी बन रही है, आज वो प्रेसिडेंट भी बन रही है, इलेक्शन में एटलीस्ट खड़ी तो हो रही है। तो बहुत कुछ अचीव कर लिया गया एंड दे हैव टू अचीव अ लॉट मोर येट। अगर आप ना आए फिर मैं आपको आईपैड नहीं दूंगी, ये नहीं आएगा है ना? अच्छा अच्छा जी, आगे आते हैं। ये मेरी एक स्टैंडर्ड एंडिंग थी जो कि मैंने अपने हर ऐसे को इसके ऊपर एंड किया, ठीक है। अब चाहे ये फेमिनिज्म था कि जी हमने बहुत फेमिनिज्म का जो अचीव करना था कर लिया, देयर इज अ लॉट मोर टू अचीव। हाँ, ये काबू नहीं आता, आई एम द ओनली पर्सन जिसकी बातें जो है ये सुनते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है टेररिज्म का है, तो जी टेररिज्म हमने बहुत काउंटर कर लिया, खत्म कर लिया, एंड जो बाकी रह गया देयर इज अ लॉट मोर, देयर स्टिल रूम टू इरेडिकेट मोर ऑफ इट। तो आपने ऐसी एक होपफुल, मैंने तो अपना रॉबर्ट फ्रॉस्ट का रखा हुआ था ये लाइनें, आप काइंडली अपने लिए कोई इस तरह की लाइंस ढूंढेंगे और अपनी एंडिंग पहले से तैयार करके रखेंगे, ताकि पेपर में आपको सोचना या ये ना करना पड़े। तो मैं हमेशा अपना ऐसे इसके ऊपर एंड करती थी कि जी हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट वी हैव स्टिल माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो मैं कहती थी कि सोने से पहले, अभी औरतों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट दे स्टिल हैव माइल्स टू गो बिफोर दे स्लीप। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लेन्स इट बेस्ट इन दीज लाइन्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट है जिसकी ये 4 लाइनें थी, पर ये हर क्लास को, हर स्टूडेंट को मैं यही लाइन बता रही थी, तो शायद बहुत बच्चे कॉपी भी कर रहे होंगे। तो आप अपना कोई ऐसी एंडिंग सोचें, ऐसी हैप्पी सी कोई कोटेशन, कोई पोएट की लाइंस, ठीक है, कोई भी इस तरह की चीजें, और उस पे अपना ऐसे एंड करें कि जी अभी और बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, ठीक है। अच्छा, 15 से 20 मिनट पहले आपने अपना ऐसे लिखना खत्म करना है हर हाल में, और जब आप ऐसे लिखना खत्म हो गए, इसलिए जरूरी है कि आपको याद होगा कि हमने अपनी आउटलाइन सिर्फ रफ में लिखी हुई है, हम वो रफ वाली आउटलाइन नीट साइड पे शिफ्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स उसमें ऐड और माइनस किए होंगे लिखते हुए, वो हम वहां पे कर लेंगे। अभी आपके जहन में एक चीज जरूर आ रही होगी कि मैम हमने तो 1.5 पेज छोड़ा हुआ है, तो आपको कैसे पता कि एग्जैक्ट आउटलाइन उतने पे ही आएगी? हो सकता है लंबी हो जाए, हो सकता है शॉर्ट हो जाए। उसका जवाब मैं आगे देती हूँ। वी आर गोइंग टू राइट द रफ आउटलाइन ऑन द नीट साइड। These are the books which I recommend for your essay preparation.
30 टॉप एसेज बाय JWT एंड विनिंग एसेज बाय जसरा साहब। ये दोनों बुक्स अच्छी हैं, लेकिन जस्ट फॉर द बेस लाइन। अब मेरे जैसा बंदा जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि एनर्जी क्राइसिस में कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं, तो एटलीस्ट इसके अंदर एक बेस लाइन दी हुई है। एनर्जी क्राइसिस क्यों है, कैसे स्टार्ट हुए, परसेंटेजेस क्या है, डैम्स के क्या इशू, वाटर क्राइसिस है, उसके ऊपर सारी चीजें आ जाएंगी। तो बेसिक नॉलेज आपको यहां से मिल जाएगा, लेकिन दीज आर नॉट अप टू मार्क बुक्स। बेसलाइन के लिए ठीक है, लेकिन आपने इसके ऊपर रिसर्च करके अपने ऐसे लिखने होंगे। ठीक है, अब मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता दूं। ये लिटरली मैंने लिस्ट चेंज नहीं की है, मैं बल्कि इसके साथ ही आपको एक वो चीज भी दिखाना चाहती हूँ, पास्ट पेपर भी एक। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा जी, अब ये देख लें। हम पहले, मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरे पिछले साल की यही लिस्ट है, आई हैव नॉट चेंज्ड इट। तो मैंने ये कहा था ये टॉपिक्स एटलीस्ट जरूर तैयार होने चाहिए। फेमिनिज्म, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबलाइजेशन जिसमें कोविड है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की सेंस में आ सकता है, हाइब्रिड वॉरफेयर, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, मीडिया, इकोनॉमी, नेशनलिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, सोशल इश्यूज जिसमें पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, माइनॉरिटी राइट्स, चाइल्ड अब्यूज वगैरह है। ये एसेज मैंने कहा था ये अटेम्प्ट करने चाहिए, ये अच्छे एसेज हैं। और जो मैंने हाईलाइट किए थे वो मैंने इनको 2021 के पेपर में कहा था कि ये एक्सपेक्ट करें कि इन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे आएगा। जो चीजें बहुत हाईलाइटेड होती है ना पूरे साल में, जैसे आपके साल में अब इकोनॉमी बहुत हाईलाइट हो रही है, इकोनॉमी पर बहुत हाई चांसेस है कि ऐसे आएगा, कोविड पे आएगा। तो 2021 के ऐसे बेसिकली अब आप देख रहे हैं हाईलाइट हुए हुए, माइनॉरिटी, हाइब्रिड, ग्लोबलाइजेशन, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कोविड, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फेमिनिज्म। लुक एट द एसेज व्हिच केम। ये मैं आपको कसम उठा रही हूँ कि मैंने लिस्ट उस टाइम से चेंज ही नहीं की। आप लोगों के लिए शायद मैं कोई नए वो बना दूं। हाँ जी, do not waste water even if you were at a running stream. Water crisis, meaning purposive education. सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड ही मैंने एजुकेशन लिखा हुआ था। कोविड-19 a wake up call for Pakistani researchers. Human inventions move the societies backward. Universal human equality is your topic. आपका ह्यूमन इक्वालिटी अगेन फेमिनिज्म रिलेटेड, औरतों के राइट्स मर्दों के बराबर, ब्यूरोक्रेसी डॉलरम्स इसको गोला मारे, जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, intellectual communication is, I don't know how you say it, Venetia to avoid a third world war, I don't know, I fall upon the thorns of life, I believe. अब आप मुझे बताएं इसमें से 4 से 5 इस लिस्ट में दिए हुए थे। if those guys had prepared one of these essays, खैर उनको ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपका खराब होना है ग्रामर, तो ऐसे की टेंशन ले ही ना, और उनका ग्रामर का पेपर ही जो है ना वो रोला गया था। ये है गुड एसेज विच आर टू बी अटेम्प्टेड। आगे आते हैं जो हमने एसेज कभी भी अटेम्प्ट नहीं करने। आई रिपीट, अनलेस और अनटिल आप बिल्कुल ही वर्ज पे हैं कि जी आपको बिल्कुल ही कुछ और नहीं आ रहा, आप मजबूर हैं, फिर कर लें। लिटरेचर वाली कोट्स वो जो भी मैंने पढ़ी है कि वो आई ब्लीड समथिंग वाली, नेवर अटेम्प्टेड। ठीक है, लिटरेचर की कोटेशंस नॉट अलाउड। यूएन, टेररिज्म sounds easy पर 90% failure chances. Democracy 100% fail. हार्डली कोई एक दो ऐसे हैं डेमोक्रेसी वाले बच्चे मेरे जिन्होंने कहा कि हम पास हुए। जिसने कहा कि मैंने डेमोक्रेसी अटेम्प्ट किया 90% वो बच्चा फेल हुआ। रिलीजन रिलेटेड, रिलीजन के ऊपर मैंने 2019 में फेमिनिज्म को कनेक्ट करके लिखा था, लेकिन 2019 तक मैं CSA से ट्रेन हो चुकी थी। हम लोग बहुत सी चीजें समझ गए थे कि FPSC क्या मांगती है,
आई न्यू दैट वे जो बिल्कुल दरमियान का था, अगर किसी किस्म का आपका एक्सट्रीम स्टांस नजर आता है, चाहे आप बहुत ही प्रो रिलीजन है, चाहे आप बिल्कुल ही एथियस्ट टाइप है, दोनों कंडीशन में रिलीजन पे फेल हो जाएंगे, तो वो एक बिल्कुल दरमियान जो है ना, वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। एंड कश्मीर, और इन सारों के फेल होने के ज्यादा चांसेस इसलिए हैं, ये लिटरेचर वाली कोर्ट्स के लिए इंग्लिश लिटरेचर वाले लोग एग्जेप्टेड है, वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, उन्हें पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में शेक्सपियर ने कहा, कब कहा, क्यों कहा, दे नो, वो करना चाहते हैं तो कर ले। बाकी किसी बच्चे को मैं रेकमेंड लिटरेचर की कोटेशंस नहीं करूंगी, पता नहीं क्यों एकेडमीज में बच्चों को कहते हैं दीज आर इजी वंस, यू शुड गो विद दीज, डोंट डू इट, ठीक है, दे आर नॉट सेफ। आपको नहीं समझ आता कॉन्टेक्स्ट, बच्चे फेल करके आ जाते। ये सारी चीजें जो है आप चाहे खुद से लिख रहे होंगे, कश्मीर का आप जो भी प्लान सोल्यूशन लिखेंगे, रिकमेंडेशन लिखेंगे, वही चीमा प्लान, वही मुशर्रफ प्लान, वही डेक्सन प्लान, वही घिसी पिटी बातें, आप कोई नई चीज नहीं लिख रहे होंगे। एंड चेकर विल गेट एन इंप्रेशन कि आप रटा लगाया लिख रहे हैं, चाहे आप खुद से भी लिख रहे होंगे, पर बातें ही वही किताबी बातें, देयर इज नथिंग न्यू। तो इन सारे एसेस का यही मसला है। टेररिज्म क्यों इशू है? सर इमरान थे, ही कुड नॉट क्वालिफाई सीएसएस, वो बहन, सबसे बड़ी वाली बहन के टीचर थे, उन्होंने पीएचडी की थी और जर्मनी से उन्होंने कोई टेररिज्म के ऊपर कोई रिसर्च की हुई थी। सीएसएस में उनके 740 नंबर आए, 30-40 नंबर थे, और उनका एसे फेल था, और उन्होंने एसे टेररिज्म के ऊपर अटेम्प्ट किए हुए। तो उन्होंने कहा यार अगर मेरा सफिशिएंट नहीं था ना ऐसे, तो फिर पाकिस्तान में किसी बंदे का ऐसे मैं उन्होंने जर्मनी से पूरा टेररिज्म के ऊपर कुछ पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा फिर मैं पाकिस्तान में किसी को भी इस काबिल नहीं समझता कि उसका टेररिज्म कैसे पास होना चाहिए। तो ये हो गया जी हमारा एसेस व्हिच शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। अगली बात, कोई फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन आई, वी, यू, आर, अस, योर, ये वर्ड्स आप अपने एसे में अलाउड नहीं है इस्तेमाल करना। फर्स्ट पर्सन आप यूज कभी भी नहीं कर सकते। वन का इस्तेमाल इज फाइन। हाँ, एफपीएससी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन रिसर्च बेस्ड नॉलेज हो, सीधा नॉलेज हो, एनी नॉलेज एट ऑल। मेरा तो नहीं था रिसर्च बेस्ड नॉलेज, ट्रस्ट मी, आई वॉज अ डॉक्टर, और सीधा किताबी चीजें, बुक्स बहुत पढ़ी थी औरतों शोरतों पे, जिस तरह की चीजें मैं आपको आज बता रही हूँ, बस ये मेरे ऐसे में इस तरह कहानी टाइप लिखी होती थी। मैं इंग्लिश वॉज गुड, अच्छी अंग्रेजी, हाई फाई नहीं थी, वेरी सिंपल इंग्लिश, लेकिन अच्छी अंग्रेजी के साथ, अच्छी मतलब जो मेरे जहन में पॉइंट होता था, आई कम्युनिकेटेड इट वेरी वेल। और कोटेशंस होती थी, हर 2 पेजेस के ऊपर एक कोट मैंने जरूर लिखी होती। अब जैसे ये मेरे टॉपिक्स थे ना, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ना मैंने ऐसे की आउटलाइन बनाई होती थी, उसके साथ उसके कोटेशंस लिखे थे, 8-10 कोट्स। एजुकेशन है, इसके ऊपर मैंने आउटलाइन बनाई, इससे रिलेटेड 8-10 कोटेशंस। क्लाइमेट चेंज है, 8-10 कोटेशंस। ग्लोबलाइजेशन है, 8-10 कोटेशन। तो इस तरह मैंने कोटेशंस अपने पास जो है वो हर टॉपिक के साथ 7-8 लिखी होती थी। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। पैरास की जहां तक बात है, इंट्रो का एक ही पैरा रहेगा। आप एक पेज के ऊपर, जो कि 31 लाइंस का पेज है, मेक श्योर कि यू गो अप टू 2 पैराग्राफ्स और 2.5 पैराग्राफ्स, आइदर 2 और 2.5, ठीक है, लेकिन ना इससे बहुत शॉर्ट करें, ना इससे बहुत लॉन्ग करें। पैलेस्टाइन का ये है कि शायद इस पे ऐसे नहीं आएगा। हाँ, आपका ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ऑपरेशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। लेवल ऑफ इंग्लिश शुड बी सिंपल इंग्लिश। नहीं, मेरा बहुत क्रिएटिव मेरा होता था। टॉपिक मैंने बहुत प्यारा, मैं अपना एक ऐसे आपके साथ शेयर भी करूंगी, एक ऐसे लिखा हुआ, लेकिन इतना बहुत ही फैंसी मैंने नहीं कभी लिखा। आर्टिकल्स में से इंफॉर्मेशन कोट डेफिनेटली करें। कोटेशन की जगह आपने कोई बात लिखी और नीचे आपने कोई उसका रेफरेंस आपको पता है, जरूर लिखें। नेसेसरी नहीं है, बट इफ यू नो हु सेड इट, कहां से आप उसको डिराइव करें, तो जरूर मेंशन करें। एनी गाइडलाइंस फॉर ग्रामर रिफाइनिंग, प्रैक्टिस, बच्चे ग्रामर की प्रैक्टिस है। 2 पैराग्राफ्स एक पेज पे कैसे आएंगे? इंट्रो वाले पेज में एक ही पैरा आएगा, इंट्रो इतना लंबा है। उसके अलावा आपके 31 लाइनों का एक मारूफ बच्चे
31 लाइंस पे कितने पैरा आ सकते हैं? 2 तो आ ही सकते हैं। मेरे तो 2.5 भी कई दफा है। तो पैराग्राफ्स आर नॉट सपोज टू बी दैट लेंथी। सिर्फ इंट्रो का पहले पेज पूरे 20, 30, 31 लाइनों पे आना चाहिए। बाकी पैराग्राफ छोटे होते हैं, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 10 लाइंस 11 लाइंस पे चले जाते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि 2 या 2.5 पैरास होने चाहिए एक पेज के ऊपर, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं, ठीक है। 2 to 3 stats in one essay are enough, ठीक है, enough है to be written within the para। आपने no tables or no charts or no pie charts and no stats in statistical जो टेबल से बनाते हैं, ये काइंडली ये कुछ नहीं बनाना। सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में, कोई टेबल नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई पाई चार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं बना, बिल्कुल। यस, यू कैन ऐड स्टैट्स एंड आउटलाइन इफ यू वांट, ठीक है। हाँ, इट्स स्टैट, माय बैड, लेकिन वो स्टैट सब्जेक्ट है। स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट उस तरह मैं स्टैट्स कह रही हूं, ठीक है। सब्जेक्ट इज नॉट स्टैट्स। आगे जी, नो मैप्स, नो पाई चार्ट्स, नो हेडिंग्स, नो फिगर्स, नो ड्राइंग्स। ऐसे के अंदर किसी किस्म की कोई हेडिंग अलाउड नहीं है। बच्चे ऐसे के अंदर भी हेडिंग्स डाल के आ जाते हैं अच्छे नंबरों के लिए, ठीक है जी। फातिमा बच्चे, रीडिंग इज द ओनली वे हाउ यू कैन डेवलप अ बेटर एक्सप्रेशन इन इंग्लिश राइटिंग। द ओनली वे इज रीडिंग, क्योंकि आप डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ के उनका एक्सप्रेशन सीख रहे हो। आगे आ जाए जी, आउटलाइन वाली बात जो मैंने की थी कि लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है। नाउ देयर इज नो टाइम फॉर नॉवेल्स आई थिंक, तो बुक्स वुड हेल्प। जो ऐसे ऑलरेडी बुक्स हैं, आप जो अभी नोट्स पढ़ रहे हैं, चीजें पढ़ रहे हैं, दैट हेल्प्स टू, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपकी स्पेस रहती है तो आप क्या करेंगे? आउटलाइन में स्पेस रहती है और आपके पॉइंट्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो मैंने अल्कोहलिज्म जो खाली पॉइंट लिखा था, मैं उसको क्या कर दूंगी? अल्कोहलिज्म के आगे सब हेडिंग बना दूंगी, अल्कोहलिज्म इन एडल्ट्स, अल्कोहलिज्म इन बेबीज। मैंने उसके आगे 2 सब हेडिंग्स बना दी, एक पैराग्राफ इस पे लिखना है, एक पैराग्राफ इस पे लिखना है। इसी तरह ड्रग्स, अब मैं ड्रग्स के आगे नाम लिख दूंगी जी, मेथेम्फेटामीन, अगला बुलेट लगा दूंगी आइस, अगला बुलेट लगा दूंगी कोकेन, अगला बुलेट, जो भी ड्रग्स के नाम मुझे आते। इफ आई हैव अ स्पेस क्रंच, अगर मेरी जगह खत्म हो रही है और मेरे पॉइंट्स भी रहते हैं, तो मैं किस तरह लिखूंगी? मैं इनको इकट्ठा करना शुरू कर दूंगी, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स। अब अल्कोहलिज्म अलग पॉइंट है और ड्रग्स का अलग पॉइंट है, तो पैराग्राफ्स में मेरा पहले अल्कोहलिज्म पे 2 पैराग्राफ्स लिखे गए और उसी सीक्वेंस में फिर मैं ड्रग्स पे आई। इसी तरह ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड विक्टोरिया सीक्रेट, पहले मैंने ऑब्जेक्टिफिकेशन के ऊपर पैराग्राफ लिखा, फिर तो जब मुझे फील हो जाएगा कि मेरी जगह कम हो गई है, तो मैं 2-2 को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है ना। और उस वक्त आप जो है वो होंगे ऑथर अपने ऐसे के, और आपने जो है अपने हिसाब से चीजें मैनेज करनी होंगी, बिकॉज यू विल हैव दोस 3 गुड आवर्स। आप उसको जैसे मर्जी करें पर अपना ऐसे पूरा करेंगे, ठीक है। गुड हैंड राइटिंग डज नॉट मैटर। हैंड राइटिंग पे एक दफा पहले भी कमेंट कर चुकी हूँ। अगर हैंड राइटिंग पे पास और फेल होना होता तो उमर शफीक नामी जो मेरे हस्बैंड है, उसका मैं कहती हूँ एक पेपर भी पास नहीं होना चाहिए था, वो क्वालिफाइड CSS 2019। तो मैं राइटिंग बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करती, ठीक है, पर ट्राई करें कि नीट लिखें। अब नेचुरली अगर गंदी हैंड राइटिंग है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, हाँ, पैरा अलग लिखें, कोई मसला नहीं, पैरा अलग लिखें, इट डजंट मैटर। इवन एक अल्कोहलिज्म का पॉइंट था, मैं उस पर भी 2 पैरा लिख रही थी, तो मेरे अब ये 2 जोड़ दिए हैं, तो मैं इस पे एक पैरा, एक इस पे पैरा, डजंट मैटर। डोंट अटेम्प्ट द एसे मोस्ट पीपल आर अटेम्प्टिंग। एक ये वाली लॉजिक जो है स्टूडेंट्स की कि मैम हम वो वाला एसे जो सारे, आपको कैसे पता कि सारे कौन सा अटेम्प्ट करें? 2019 में आया था न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म इन आवर कल्चर, और न्यू वेव्स के अंदर बेसिकली आपका LGBTQ आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके वो लेस्बियंस और गे के राइट्स की बातें। मैं उस वक्त सोच रही थी कि सारी दुनिया फेमिनिज्म पे अटेम्प्ट कर रही होगी। उसके बाद जब आपकी FPSC स्टैट्स देती है कि कौन सा ऐसे कितना अटेम्प्ट हुआ था, 5% लोगों ने फेमिनिज्म के ऊपर ऐसे अटेम्प्ट किया था।
तो अगर इस लॉजिक पे मैंने ऐसे अटेम्प्ट करना होता तो मैं वो वाला ऐसे अटेम्प्ट शायद ना करती कि सारे ये अटेम्प्ट, मुझे कैसे पता है कि सारे कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस लॉजिक पे नहीं जाना, जो सा ऐसे आपको आता है आप इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग अपना ऐसे करें, अपने काम से काम रखें। ठीक है जी। रूल ऑफ 80-20 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको एक ऐसे आता है रोल ऑफ विमेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पेसिफिक हो चुका है क्योंकि सिविल सर्विस का एग्जाम किस कंट्री में हो रहा है, पाकिस्तान में। तो रोल ऑफ सिविल सर्विस इन पाकिस्तान का मतलब है कि मैं 80% मेरा ऐसे जो है वो पाकिस्तान पे होना चाहिए, लेकिन 20% मैंने वर्ल्ड की एग्जांपल्स डालनी होंगी। और अगर मुझे कहते हैं फेमिनिज्म इन द फर्स्ट वर्ल्ड या फेमिनिज्म इन द इंटायर वर्ल्ड, अब पूरी दुनिया का ऐसे आया, फॉर इंस्टेंस ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आया, मैं 80% ऐसे पूरी दुनिया की एग्जांपल्स, पूरी दुनिया की बातें लिखूंगी, लेकिन 20% मैंने पाकिस्तान की जिक्र जरूर करना है। जैसे मैंने अपने फेमिनिज्म कैसे में डायलेमा ऑफ एफपीएससी का जिक्र किया था, पूरा ऐसे मेरा दुनिया के ऊपर लिखा हुआ, फिर मैंने ईस्ट के ऊपर भी आ गई, लेकिन फिर भी मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि आप पाकिस्तानी एग्जाम दे रहे हैं, आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, यू हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान इवन इफ इट इज आस्क्ड और नॉट। तो 80 and 20 याद रखना। ठीक है। मैंने ग्रामर के हमेशा पेपर के अंदर आपको फ्लावरी लैंग्वेज और जो क्या कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, इस तरह की चीजों से कंडेम किया है। ऐसे के अंदर आप अलाउड है, ऐसे में आप जितना मुश्किल, जितने बड़े जीआरई के वर्ड्स यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इफ द एसे इज अबाउट द वर्ल्ड तो आप 80% वर्ल्ड और 20% पाकिस्तान का जिक्र करेंगे। इफ द एसे इज रिलेटेड टू पाकिस्तान तो आप 80% पाकिस्तान के ऊपर लिखेंगे, लेकिन फिर 20% दुनिया की एग्जांपल्स भी देंगे कि पता चले कि आप पाकिस्तान में रहते हुए आपको दुनिया का भी पता है और दुनिया में रहते हुए आपको पाकिस्तान का भी पता है। ठीक है। एंड दिस इज ऑल फॉर योर एसे। अब मुझे बताएं, पॉइंट्स होने चाहिए 14 to 15 मार्क बचे, 14 से 15 बुलेट्स आपके पास होने चाहिए। माय ब्लंडर, यस द ब्लंडर वाज दैट मुझे बहनों ने कहा हुआ था इसी तरह कि 2 पेजेस में 1 पेज के ऊपर कोटेशन जरूर होनी चाहिए, जो आमने सामने 2 सफे होते हैं ना, क्योंकि सारी लिखाई जो है वो बड़ी बुरी लगती है। अच्छा, उस टाइम ये ट्रम्प बड़ा हिट हुआ था टॉपिक, और ये और वो। अब मैं वेस्ट की कैथारसिस करते व्हेन आई रीच्ड माय 15th and 16th पेज, तो मेरा जो है ना वहां पे आई रैन आउट ऑफ माय कोटेशन। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे क्या कोट लगाऊं कि जो है वो इसके साथ मैच भी होती हो। आई कुडंट थिंक ऑफ एनी। टाइम भी कम हो रहा होता है और बंदा टेंशन में भी होता है और जल्दी में भी होता है। मैंने क्या किया, मैं उस टाइम ट्विटर यूज नहीं करती थी और मुझे ट्विटर का जो है आइडिया नहीं था कि इस तरह पब्लिक होता है और सबको पता होता है और ये वो। तो मैंने लिखा आखिरी पेज के ऊपर कि मेलेनिया ट्रम्प ट्वीटेड। अब मैं ये लिखना चाह रही थी कि जी इतने फजूल लोग हैं कि इनकी औरतों को राइट्स का पता ही नहीं है, कि इनकी जो बीवियां हैं वो अपने आप को जो है वो ये इस किस्म की बातें करते हैं और इनको राइट्स का आइडिया नहीं है। और ये अच्छा जी, मैंने कहा इवन के प्रेसिडेंट की बीवी जो है वो ये कह रही। अब मैंने उसका लिखी कोटेशन, शी ट्वीटेड ऑन ट्विटर। अब वो लड़की अपने बारे में ट्वीट कर रही है, उसकी बीवी का लिखा कि who would have thought that a woman who was looking for a sugar daddy would end up in White House। ये वो खुद अपने बारे में कह रही, और sugar daddy was a rich man, और ये वो मेरे जहन में था। When I came back, मैंने कहा यार कोटेशंस नहीं आ रही थी, आखिरी कोटेशन नहीं आ रही थी, I made one up। तो वो सबसे बड़ी जो मैंने लैला, she was sitting there, उसने कहा क्या बनाई? I told her this। उसने मुझे कहा क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि a woman who knew that a woman who was looking for a sugar daddy would end up in the White House। तो सबसे पहले तो जो मेरी बहन जो ट्विटर यूज करती थी उसने मुझे कहा कि पहली ऐसी बात है कि अगर कोई ऐसी ट्वीट होती है तो ये वर्ल्ड वाइड वायरल होती है। ट्विटर इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी कैन सी, आई होप यू नो दैट। तो चेकर ने अगर ट्विटर खोल के उसका अकाउंट चेक किया, मैंने कहा अल्लाह के हवाले, कौन अब चेकर के पास इतना टाइम होगा हु वुड ओपन ट्विटर एंड चेक इन दिस एंड दैट। मजे की बात ये हुई कि बहन ने मुझे कहा व्हाट डज शुगर डैडी मीन। मैंने कहा अमीर आदमी, बूढ़ा एंड रिच। उसने मुझे कहा गूगल इट, डिक्शनरी खोलो फोन में एंड लुक इट अप, इसका मतलब क्या है। वो जब मैंने उसका, although you guys are grown ups, लेकिन still I would want you to just Google it yourself।
वो मतलब कि बहुत ही गलत आदमी जो कि पैसे दे के औरतें जो है वो अपने साथ रखता है, और वो शुगर डैडी सम सॉर्ट दैट सॉर्ट ऑफ अ मैन। तो जो है व्हेन आई लुक द मीनिंग अप, तो फिर मैंने जनमाज डाली और मैं सज्जे में चली गई। मैंने कहा या अल्लाह, ये ऐसे अगर पास हुआ तो ये बस, मैंने कहा या अल्लाह उसकी आंखों में धूल डाल, चक्कर गिर जाए, पेपर गुम जाए, कुछ हो जाए, ये लाइन होना पड़े। तो इससे फिर मैंने उस वक्त अपनी बहनों को कहा, मैंने कहा यार ये किस्सा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर अगर मेरा पास हुआ इसका मतलब है कि ये बात सच है कि ये इंट्रो और आउटलाइन पे पास कर देते। अगर मेरा ऐसे फेल हुआ, मैंने कहा पहले तो ये किस्सा मैं फिर किसी को नहीं बताऊंगी, दूसरी बात ये कि मैं समझ जाऊंगी कि आखिरी पेज तक ही चेक करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी ब्लंडर्स बात जो मैंने लिखी है, और एक औरत अपने बारे में खुद ही ये कह रही जी मारूफ बच्चे 8 पेजेस मतलब 16 साइड्स, 8 सफे 16 साइड है। ये मेरी हैंड राइटिंग के मुताबिक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी है। आपने अपने, कोई लोग कहते हैं ना हमने 5 सफे लिखे हैं, 6 सफे लिखे हैं, 6 मीन्स 12, 5 मीन्स 10 पेजेस। तो हो सकता है उनकी राइटिंग ही छोटी हो, उनकी एक लाइन के ऊपर 15 वर्ड आते हैं, 10 वर्ड आते हैं, मेरे एक लाइन पे 7-8 वर्ड आते थे। तो ये बात है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक प्रैक्टिस फुल ऐसे की 31 लाइंस वाली उर्दू की शीट्स पे लिख के जाना है, टू सी कि आपके कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनते हैं। एंड नो ओवर राइटिंग एंड नो अंडर राइटिंग। 2500 से 3000 है तो 2500 से 3000 होना चाहिए, वो वर्ड काउंट करते हैं, इस तरह नहीं करते, लेकिन एक लाइन के वर्ड्स काउंट करके वो आपके आगे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे पेजेस के साथ कि आपने कितने सफे लिखे हो, अंदाजा उन्हें हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा है द क्लास इज ओवर। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि मैम सुबह ऑफिस है, उसके लिए माजरत, वो आप लोग छुट्टी कर सकते हैं। जो लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ। नो यू डोंट नीड टू मेंशन द वर्ड काउंट, नो दे हैव मेंशन्ड इट इन द क्वेश्चन, ठीक है जी। डिफरेंट डायमेंशंस। अच्छा एक और बात, ये भी मैं इसमें लिख ही लूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। आप लोग, कुछ लोग जो है ना वो टीचर्स इस तरह पढ़ाते हैं डायमेंशंस निकालने के लिए, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये ना करें प्लीज। मैं बता रही हूँ, आप जितना ऐसे रैंडम लिख रहे हैं, पता चल रहा है कि यू आर राइटिंग इट ऑन योर ओन। ये जो सोशल, इकोनॉमिक, ये वाली चीजें है ना, ये फेल करा देगी। इससे साफ पता चलता है कि जी बच्चे को ऐसे नहीं आता था और उसने ये 4-5 डायमेंशन उठा लिए, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, और क्या क्या होती थी, पॉलिटिकल, और पता नहीं 5वीं कौन सी थी। ये ना करें, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। एक और भी कोई थी पर्सनल, ये पता नहीं क्या, नहीं कुछ और था, नाउ आई फॉरगॉटन, कोई 5वीं भी थी। तो ये ना करें, ये इस तरह नहीं कर। हाँ इन्वायरमेंटल, कल्चरल, 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 ठीक है। मैं ये डायमेंशंस बिल्कुल भी, मैं बता रही हूँ कि 100% फेलियर का वो है। चेकर पागल नहीं है, उसे पता है इसको नहीं आ रहा था, इसने बस ये 4-5 चीजें साइड कर। कलेक्टिंग द डेटा आर दीज 2 बुक्स बेसिकली, जो मैंने यहाँ शेयर की है। वंस यू गो थ्रू दीज बुक्स आपको बेसिक चीजें आ जाएंगी कि इस टॉपिक में क्या क्या होता है। फिर उस पर गूगल पे रिसर्च करें, कहीं कहीं पे आर्टिकल्स पढ़ें, कहीं पे कुछ पढ़ें उस टॉपिक से रिलेटेड। How will you get the actual theme of the essay statement? ये that is the whole game. essay का टोटल, essay के पेपर का मतलब ही ये है कि how are you actually analyzing the statement that they've given you. आपने उसको क्या समझा और फिर आपने उसको क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। कोट्स बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल ही राइटिंग और अनडाइजेस्टेबल सी लुक होती है, उससे प्यारा लगता है, ऐसे थोड़ा सा फैंसी लगता है, चेकर बोर नहीं होता। यस आई यूज्ड टू डू दिस, आई यूज्ड टू राइट द पॉइंट्स, आई यूज्ड टू राइट इन माय नेचुरल वे, जो मुझे आ रहा होता मैं ऐसे शेयर कर देती हूँ। हेडिंग्स नहीं डालनी पेपर में, नो हेडिंग, मार्जिन नहीं लगाना, मार्जिन ऑलरेडी लगा होता है। आप जब एक और मार्जिन लगाते हैं, गिव्स एन इंप्रेशन कि बच्चा जगह छोटी कर रहा है ताकि मेरा ऐसे जो है फिलर ज्यादा हो, तो फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। आपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पे फोकस करना है कि आपके 2500 से 3000 होने चाहिए।
ये है जी, ये वाली बात मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि आपने ऐसे की प्रैक्टिस आखिर में करनी है। उर्दू शीट 31 लाइनों की है, आपने 16, मेरे 16 सफों पे जाता था, आपने अपना चेक कर लेना है। फॉर्मेट है इंट्रो, बॉडी, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन। इंट्रो के 4 पार्ट्स थे, वो हम पढ़ चुके हैं। बॉडी के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कहानी कनेक्टर, कहानी कनेक्टर, कहानी कनेक्टर। रिकमेंडेशंस में सिंपल पॉइंट्स में नहीं लिखना, पैराग्राफ फॉर्म में कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस लिखनी है। एंड कंक्लूजन इन्वर्टेड ट्रायंगल है, समरी ऑफ द एसे, एंड देन कम्स योर पॉजिटिव होपफुल एंडिंग। 16 8 सफे, 8 पेजेस की 2 साइडें, ठीक है, 8 पेजेस बेसिकली, लेकिन 2 साइड्स ऑफ 1 लीफ। ठीक हो गया। ऊपर नंबरिंग हुई होती है 1 2 3 4 5, तो मतलब अप टू पेज नंबर 16 था। नो, देयर इज नो मिनिमम, 3 बेसिकली, डोंट गो लेस देन 3। इससे लगता है कि जी हाँ, लेकिन 16 में मेरी आउटलाइन काउंटेड है अंदर। फर्स्ट 2 पेजेस पे मेरी आउटलाइन, मतलब पेज नंबर 3 टू पेज नंबर 16 मेरा ऐसे लिखा हुआ है, और मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी है, मैं थोड़ा खुला खुला बड़ा बड़ा लिखती। फिर मैंने कहा कि सारे टॉपिक्स आपने इकट्ठे नहीं देखने, यू हैव टू फोल्ड द पेज एंड चूज द टॉपिक। फोल्ड इस तरह करें कि एट अ टाइम एक ही टॉपिक नजर आए, ठीक है। और इस तरह जब आप एक पेज हो जाए आपका, जो एक टॉपिक आता है तो वेल एंड गुड। 2 टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाए तो अपने क्वेश्चन पेपर की बैक साइड पे बुलेट पॉइंट्स दोनों के लिए लिखें, ठीक है। वो जो आप पॉइंट्स लिखेंगे उस तरह आप जो होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा ऐसे आता है और कौन सा नहीं। वीडियो वाली बात ये थी, ये आपकी आंसर शीट होगी, यहाँ पे आपका रोल नंबर वगैरह होगा, इधर रूल्स लिखे होंगे, आप यहाँ पे ये करेंगे, इधर कांटा लगा होगा और लिखा होगा डू नॉट राइट एनीथिंग हियर, सो यू विल नॉट राइट एनीथिंग हियर। इधर एरो आएगा स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे आप अपना एसे का नाम लिखेंगे। जिन्होंने थीसिस लिखना है वो पहले थीसिस लिखेंगे और फिर आउटलाइन पे जाएंगे। मेरे जैसे लोग टॉपिक का नाम लिख के डायरेक्टली आउटलाइन लिखेंगे। फिर दिस हाफ एंड दिस 1 पेज मस्ट बी लेफ्ट एम्प्टी, और ये आप आखिरी 15-20 मिनट में फिल करेंगे पूरा ऐसे लिखने के बाद। तीसरे सफे पे आके आप ऊपर लिखेंगे ESSAY, ऐसे की हेडिंग देंगे। यहां से आप अपना इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे और इंट्रो आपका तकरीबन पूरे सफे पे जाएगा। और मैं ऐसे नीचे कोटेशन लिखती थी, इट इज वेल सेड, यहां भी स्पेस छोड़ी, यहां भी स्पेस छोड़ी, दरमियान में कोट है और नीचे वो किसने कहा है उसका नाम, ठीक है जी। एंड देन आप 15-20 मिनट पहले अपना ऐसे खत्म करेंगे और पीछे जो रफ आउटलाइन बनाई हुई है वो देख के आप नीट आउटलाइन की जगह पे शिफ्ट कर लें। दैट इज इट। मैंने इसलिए ऊपर पेज पे नंबरिंग की है क्योंकि ये प्रिंटर के पेजेस है और एफपीएससी के नहीं है। एफपीएससी वालों ने ऑटोमेटिकली खुद से की होती है, उनके पेज नंबर्ड होते हैं, नेचुरली नंबर्ड होते हैं, ऊपर टॉप पे नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, वो बताने के लिए कि उनका इस तरह होगा। मैम जब अपनी प्रैक्टिस करें तो अपना वर्ड काउंट, अपने कैसे वर्ड, अपने वर्ड्स आपने मैनुअली एक एक वर्ड काउंट करना है। मतलब कि ये है फॉर इंस्टेंस, तो प्रेसी में मैं इस तरह काउंट करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह। जबकि जो मुझे पैसेज आया हुआ था वो मैं 1 लाइन मल्टीप्लाई बाय ऑल द लाइंस करूंगी, लेकिन प्रेसी का वर्ड फॉर वर्ड मुझे काउंट करना होगा, एक एक लफ्ज काउंट करना होगा। बिल्कुल जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल होता है, कोई हेडिंग नहीं, ऐसे में हेडिंग्स आर प्रोहिबिटेड, दे कैन फेल यू, तो बिल्कुल नहीं लिखनी। नहीं मैंने अंदाजा नहीं लगाई, मैंने आपको कहा तो है कि उर्दू की शीट्स जो के 31 लाइंस वाली शीट बाजार में अवेलेबल है वो मैंने खरीदी हुई थी,
उस पे मैंने अपना ऐसे प्रैक्टिस किया हुआ था, प्रॉपरली मैनेज, पता था कि 16 सफ़े तक लेके जाना है, 15 से 16 सफ़ों पे मेरा ऐसे पूरा होता। तो बेसिकली 15-16 सफ़ों पे मेरा ऐसे गया पेपर में भी, ठीक है। बल्कि एंड में मुझे याद है कि जो ईस्ट वाला था ना, वो वनी सती कारोकरी वाला, वो मेरे जहन में यूं था कि मैं वनी पे अलहदा पैराग्राफ लिखूंगी, सती पे अलहदा पैराग्राफ लिखूंगी, हर एक पे अलहदा अलहदा पैराग्राफ। बट एट द एंड आई केम टू नो कि मेरी लेंथ जो है वो थोड़ी ज्यादा एक्सीड करने वाली है। तो मैंने उसको एक ही पैराग्राफ 2 में 3-4 चीजें एक पैराग्राफ में लिख दी कि पाकिस्तान में ये मसाइल हैं जी, ये हो रहा है, वो मैं सेंड कर देती हूँ। और प्लस मैंने दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो बाकी रिमेनिंग मसले थे वो लिख दिए। तो दिस इज हाउ यू डू इट। यू हैव टू इम्प्रोवाइज ड्यूरिंग योर एसे कि क्या चीज मुझे किस तरह करनी चाहिए होगी। ठीक है जी, मैं करेक्शंस की फाइल जो है अभी भेज देती हूँ। टेक केयर, गुड नाइट, एंड प्लीज डू नॉट सेंड मैसेजेस टू द टीचर्स हु गेट ऑफेंडेड लेटर। लिटरली आपकी वजह से आज जिन लोगों के ये लेक्चर मिस हुआ, I feel really bad for those students and I know myself कि probably मैं अब उनके लिए मैं definitely अलहदा क्लास अरेंज करूंगी because I have to, because I am the teacher। लेकिन जिस बच्चे ने मैसेज किए थे, अभी मैं आपको इंश्योर करके बता रही हूँ कि that student is not going to teach other students। उसने बिल्कुल उन बच्चों को नहीं पढ़ाना है। और मुझे कहा गया था कि सबका इंटरनेट ठीक है, तो फिर अगर सबका ठीक था तो why were there not 50 students in the class? A simple question। अगर सबका इंटरनेट चल रहा था और सब ग्रुप में कह रहे हैं कि वी आर ओके एंड वी आर कमिंग टू द क्लास, व्हाई वर देयर ओनली 30 to 34 स्टूडेंट्स इन माय क्लास? व्हाई वर देयर नॉट 50? ठीक है ना? तो इस किस्म की चीजों से गुरेज करें। लिटरली इफ यू वांट टू जॉइन द सर्विस, आपको बहुत चीजें, मैं लिटरली माजरत कर रही हूँ, अपॉलॉजीज एट माय एंड। आई नो कि आपका ग्रुप बहुत डिले हो गया और उसके लिए मैं, मेरे ख्याल है हर क्लास आते ही मैं सॉरी भी करती होती हूँ। But I have had some issues, really serious ones, which I was unable to avoid. At times I had to be in the hospitals, I had to be at home, I was at bed rest. बहुत चीजें चल रही थी, but you know the classes continue somehow. There was a delay, with due apologies, लेकिन circumstances were unavoidable. Thank you, Nasar बच्चे। Thank you for understanding। Critical analysis मैं लिखती थी। Yes, I wrote critical analysis in all the papers. I did। Park affairs, current affairs, IR, मैं सब में लिखती थी। ठीक है जी, तो मैं अभी आप लोगों के भिजवा देती हूँ, अभी एहतशाम को भेज रही हूँ। आप लोगों के कहने पे I have gotten myself a new coordinator as well, जो कि मेरे रिप्लाई के बगैर किसी को कोई मैसेज नहीं करेगा। और मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेटर से जो है बहुत बच्चों को इश्यूज हो रहे थे, सो आई नीड टू हैव अनदर वन जो कि थोड़ा वो हो, जो बच्चों के साथ वो करे। ठीक है जी, दैट इज ऑल फॉर टुनाइट। इंशाल्लाह वी शैल मीट टुमारो अगेन। कल आपकी लास्ट क्लास होगी व्हिच इज गोइंग टू बी करेक्शन ट्रांसलेशंस, एंड देन इंशाल्लाह वील होल्ड अ मॉक इन द कमिंग वीक, ऑन द कमिंग वीकेंड। जो अगला वीकेंड आएगा उस पर आपका फर्स्ट मॉक कंडक्ट हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गॉड स्पीड, अल्लाह हाफिज जी। एंड सॉरी शुरू में डांटने के लिए, माजरत। I got angry, I really got very angry, so sorry।